हेलो एवरीवन, दिस इज जानवी एंड वेलकम टू स्टडी सीड। आज हम क्लास 10th सिविक्स चैप्टर 3 स्टार्ट करेंगे, दैट इज जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट। और देखेंगे कि ये जो सोशल डिवीजन हो रखा है इन सब के बेसिस पे, तो ये सोशल डिवीजन कैसे हुआ है, कैसे हम लोगों को सोसाइटी में डिस्क्रिमिनेशन, इनइक्वालिटीज होती दिखती हैं, और डेमोक्रेसी कैसे इन सब इनइक्वालिटीज को खत्म करने की कोशिश करती है, उसके बारे में हम इस पूरे चैप्टर में पढ़ेंगे। और आज के वीडियो में हम इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन देखेंगे, यानी कि हम इस चैप्टर की थीम देखेंगे, ओवरव्यू देखेंगे कि इस पूरे चैप्टर में पढ़ने क्या वाले हैं। Democracy is not only about elections and political parties, but also about how social differences are addressed in societies. अब जब हम लोग सभी लोगों को वोटिंग राइट्स दे देते हैं, सभी लोग को राइट टू वोट दे रहे हैं, हम लोग सभी लोगों को पार्टिसिपेट करने का मौका दे रहे हैं इलेक्शंस में, सभी लोगों को इलेक्शंस कंटेस्ट करने के हम राइट्स दे रहे हैं, तो सिर्फ उसी को डेमोक्रेसी नहीं कहा जाएगा। लेकिन जब हम लोग क्या कर रहे हैं, सोशल डिविजन्स, इनइक्वालिटीज जो हैं उन सबको खत्म कर रहे हैं, सोसाइटी में जितने भी इश्यूज हैं उन्हें सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, तब उसे रियल सेंस में डेमोक्रेसी कहा जाएगा। यानी कि डेमोक्रेसी क्या है, जब हम सभी को सारे राइट्स दे रहे हैं, सोसाइटी में जस्टिस प्रोवाइड कर रहे हैं, हम फ्रीडम दे रहे हैं, लोगों को सारे राइट्स दे रहे हैं, तब जाकर के हम सही मायने में डेमोक्रेटिक आइडियल्स को फॉलो कर रहे हैं। यानी कि राइट्स, फ्रीडम और जो जस्टिस है, जब हम वो प्रोवाइड करेंगे सोसाइटी को, लोगों को, तब हम लोग डेमोक्रेटिक आइडियल्स को फॉलो कर रहे हैं सही से। यानी कि सिर्फ राइट टू वोट ही डेमोक्रेसी नहीं है, हमें लोगों के इश्यूज को भी सॉल्व करना है, लोगों की जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उन्हें सॉल्व करना है, तब जाकर के हम डेमोक्रेसी सही से सही मायने में अपनी कंट्री में डेमोक्रेसी को हम लोग फॉलो कर रहे हैं। सोशल डिवीजन, अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में सोसाइटी डिवाइडेड है डिफरेंट एस्पेक्ट्स में। सोसाइटी इज डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ बर्थ एंड आइडेंटिटी सच एज जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट। अब अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में बाय बर्थ ही हम लोगों को काफी कुछ देखने को मिलता है। जैसे बाय बर्थ अगर हम लोग फीमेल हैं या मेल हैं तो जेंडर के बेसिस पे हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है। फिर रिलीजन, यानी कि किस धर्म के हैं उसके बेसिस पे भी सोसाइटी में हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है। तो जेंडर के बेसिस पे, रिलीजन के बेसिस पे, फिर कास्ट, कुछ लो कास्ट होती है, कुछ हाई कास्ट के लोग होते हैं, तो उनके बीच में डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है सोसाइटी में। डेमोक्रेसी में जो हमारा पॉलिटिकल सिस्टम है, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, वहां पे तो हमने हर एक जेंडर, हर एक रिलीजन, कास्ट, सबको हमने इक्वल माना है, सभी को इक्वालिटी हमें प्रोवाइड करनी है, ऐसा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। और हम पॉलिटिकली काफी सारे लॉज एंड पॉलिसीज बनाते भी हैं माइनॉरिटीज को, या फिर जो अंडर सर्व्ड पीपल हैं उन सबको अपलिफ्ट करने के लिए हम डिफरेंट लॉज एंड पॉलिसीज बनाते रहते हैं। यानी कि गवर्नमेंट जो है वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है इक्वालिटी प्रोवाइड करने की, सभी को इक्वली ट्रीट करती है गवर्नमेंट। लेकिन सोसाइटी के लेवल पे बात की जाए तो जेंडर के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन होता है। फीमेल्स जो हैं उन्हें पढ़ाया लिखाया नहीं जाता। आजकल तो खैर फिर भी एजुकेशन प्रोवाइड की जा रही है विमेंस को, लेकिन पहले के टाइम पे जेंडर के बेसिस पे बहुत ज्यादा इनइक्वालिटीज प्रिवेल किया करती थी। और फिर रिलीजन में भी जो माइनॉरिटीज है, इंडिया में हमें हर रिलीजन का पर्सन देखने को मिलेगा, हर एक रिलीजन इंडिया में है। तो इंडिया में भी काफी सारे जो इनइक्वालिटीज है वो प्रिवेल करती है हमारी सोसाइटी में ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। फिर कास्ट का जो पूरा सिस्टम हमारा चला आ रहा है उसमें हम लोगों ने पहले ही देखा है कि कितना डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ा लो कास्ट को। पहले वर्ण सिस्टम चलता था और उसके बाद एक रिजिड सिस्टम आया जिसमें हम लोग अपने पोजीशन जो है उसे चेंज नहीं कर सकते। जैसे वर्ण सिस्टम में अगर शूद्र के घर पे हम लोग पैदा हुए हैं और वहां पे अगर हम ब्राह्मण वाली सारी एक्टिविटीज कर रहे हैं, हम सारे जो वेदास हैं उनकी नॉलेज हमारे पास है, हम टीचिंग्स प्रोवाइड कर रहे हैं, तो शूद्र के घर में पैदा हुआ जो इंसान है, जो बच्चा है, वो ब्राह्मण की कैटेगरी में भी आ सकता था। लेकिन उसके बाद हमने इस पूरे सिस्टम को रिजिड कर दिया, यानी कि फ्लेक्सिबल जो सिस्टम हमारा चला आ रहा था उसे हमने रिजिड कर दिया। अब भले ही जो शूद्र के घर में अगर जो बच्चा पैदा हुआ है, अगर वो कोई भी एक्टिविटी कर रहा हो, ब्राह्मण वाली ही एक्टिविटीज कर रहा हो, टीचिंग्स दे रहा हो, उसे सारी नॉलेज हो, लेकिन उसे शूद्र की ही कैटेगरी में माना जाता था। ऐसे ही धीरे धीरे अलग अलग जातियां बनने लगी और आज के टाइम पे जो हम कास्ट सिस्टम देखते हैं वो वैदिक टाइम पीरियड से चला आ रहा है। स्टार्टिंग में फ्लेक्सिबल था और बाद में जाके रिजिड हो गया मॉडर्न टाइम पीरियड में। और ये जो इनइक्वालिटीज है इन्हें खत्म करने के लिए गवर्नमेंट्स जो है वो डिफरेंट लॉज एंड पॉलिसीज बनाती रहती हैं। तो अगर हम सोसाइटीज की बात करें तो सोसाइटी के लेवल पे जेंडर, रिलीजन, कास्ट, इन तीनों के बेसिस पे हमें डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलता है बाय बर्थ। दीज डिविजन अफेक्ट्स एक्सेस टू एजुकेशन, यानी कि ये जो हमारे जितने भी रिलीजन, कास्ट, हम जिस रिलीजन से बिलोंग करते हैं, जिस कास्ट के हैं, या फिर जेंडर के बेसिस पे भी हमें इनइक्वालिटीज कैसे देखने को मिलती हैं।
फॉर एग्जाम्पल अगर हम जेंडर की बात करें तो पहले के टाइम पे क्या होता था, फीमेल्स जो है उन्हें पढ़ने नहीं दिया जाता था, उन्हें एजुकेशन नहीं मिल पाती थी और मेल्स को एजुकेट किया जाता था, मेल्स को पढ़ाया लिखाया जाता था, क्योंकि ये माना जाता था कि फीमेल्स जो है वो दूसरे घर चली जाएंगी तो हमें उससे कोई बेनिफिट नहीं होगा, तो फीमेल्स पे पैसे नहीं लगाए जाते थे, फीमेल्स के एजुकेशन के लिए पे नहीं किया जाता था, उन्हें एजुकेशन के लिए बाहर नहीं भेजा जाता था, उन्हें हाउस होल्ड कोर्स सिखाए जाते थे। लेकिन मेल्स को एजुकेशन प्रोवाइड की जाती थी, उन्हें स्कूल्स कॉलेजेस भेजा जाता था, उन्हें एजुकेशन प्रोवाइड की जाती थी। आज के टाइम पे जो फीमेल्स हैं उन्हें भी एजुकेशन दी जा रही है, लेकिन मेनली जो रूरल एरियाज है वहां पे आज भी काफी एरियाज में हमें ये डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलता है, फीमेल्स जो है उन्हें पढ़ाया लिखाया नहीं जाता। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, एम्प्लॉयमेंट में हो सकता है रिलीजन या कास्ट के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन हमें देखने को मिले, किसी एक पर्टिकुलर कास्ट के, अब कोई पर्सन किसी एक कास्ट से बिलोंग करता है, लो कास्ट का है, मे बी इस वजह से उसे जॉब प्रोवाइड ना की जाए, या रिलीजन के बेसिस पे हमें डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिल सकता है। सोशल स्टेटस, अब ये तो हमें पता है कि हम लोग सोशल स्टेटस यानी सोसाइटी में डिस्क्रिमिनेशन होता है। कास्ट की अगर हम बात करें तो सोसाइटी में जो हाई कास्ट के लोग रहते हैं उन लोगों को ज्यादा एक तरह से प्रिविलेजेस दिए जाते थे स्टार्टिंग से ही, और जो लो कास्ट के पीपल रहे हैं उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हुआ करता था। तो सोसाइटी के लेवल पे अगर हम बात करें तो जो लो कास्ट के पीपल हैं उन्होंने हमेशा सफर किया है, आज के टाइम में उनके अपलिफ्टमेंट के लिए गवर्नमेंट काम कर रही है। डेमोक्रेसी शुड इंश्योर इक्वालिटी, फ्रीडम एंड जस्टिस। अब क्योंकि इंडिया को हम डेमोक्रेटिक कंट्री कहते हैं, इंडिया में हम डेमोक्रेसी को फॉलो कर रहे हैं, तो हमें डेमोक्रेसी के जो आइडियल्स हैं, जो मेन उसके प्रिंसिपल्स हैं, उन्हें फॉलो करना है। डेमोक्रेसी में क्या होता है, हमें इक्वालिटी है वो प्रमोट करनी है, यानी हमें इक्वल ट्रीटमेंट प्रोवाइड करना है, चाहे वो पर्सन किसी भी रिलीजन कास्ट का हो, मेल हो फीमेल हो, हमें सभी को इक्वली ट्रीट करना है बिफोर द लॉ। एंड फ्रीडम, हमें सभी लोगों को फ्रीडम प्रोवाइड करनी है, यानी लोगों को आजादी होनी चाहिए कि वो अपने बेसिक जो डिसीजंस हैं, उनके प्राइवेट लाइफ में जो डिसीजंस हैं वो अपनी मर्जी से ले सके। तो हमें लोगों को फ्रीडम प्रोवाइड करनी है। फ्रीडम टू स्पीच, यानी हम लोगों को बोलने का अधिकार है, हमारे जो भी इश्यूज हैं वो हम गवर्नमेंट तक पहुंचा सकते हैं, अपनी वॉइस रेज कर सकते हैं। तो हमें डिफरेंट टाइप के फ्रीडम्स दिए गए हैं, फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं हमें। जस्टिस, यानी कि अगर किसी के साथ कुछ गलत हो रहा है तो उसे जस्टिस प्रोवाइड किया जाए, अगर किसी के साथ गलत ट्रीटमेंट हुआ है, किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन हुआ है, तो वो कोर्ट्स में जा सकता है और अपने जस्टिस की डिमांड रख सकता है वो पर्सन। तो आज की वीडियो में हमने क्या डिस्कस किया, इंट्रोडक्शन हमने देखा इस पूरे चैप्टर का। सोसाइटी जो है वो डिफरेंट बेसिस पे डिवाइडेड है, जेंडर, रिलीजन, कास्ट, इन सभी के बेसिस पे हमारी सोसाइटी डिवाइडेड है और इन सब के बेसिस पे इनइक्वालिटीज प्रिवेल करते हैं हमारी सोसाइटी में। और जब हम डेमोक्रेटिक कंट्री कहते हैं कि हमारा देश डेमोक्रेटिक है, हम डेमोक्रेसी को फॉलो कर रहे हैं, तो हमें क्या करना है, ये जितने भी इश्यूज राइज हो रहे हैं इन सब के बेसिस पे, जेंडर के बेसिस पे, रिलीजन के बेसिस पे, कास्ट के बेसिस पे, जो भी इनइक्वालिटीज प्रिवेल कर रही है सोसाइटी में, हमें उन्हें खत्म करना है। हमें सभी लोगों को इक्वालिटी, फ्रीडम और जस्टिस प्रोवाइड करना है। तो इन सभी इश्यूज को, सोशल इश्यूज जो है उन्हें भी हम पॉलिटिकली सॉल्व कर सकते हैं और इसी के बारे में हम इस पूरे चैप्टर में पढ़ेंगे। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। और अगर आपको इस चैप्टर के डिटेल नोट्स चाहिए तो हमारी वेबसाइट studyseed.net पे विजिट करें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। स्टे क्यूरियस, स्टे कंसिस्टेंट। थैंक यू वेरी मच। हेलो एवरीवन, दिस इज जानवी एंड वेलकम टू स्टडी सीड। आज हम क्लास 10 सिविक्स चैप्टर 3 का टॉपिक 1 पढ़ेंगे, दैट इज जेंडर एंड पॉलिटिक्स। अब जेंडर के बेसिस पे हमारी सोसाइटी में डिस्क्रिमिनेशन होता है और जेंडर के ही बेसिस पे हम लोगों ने कुछ पॉलिसीज बनाई है, कुछ रिजर्वेशन प्रोवाइड किया है फीमेल्स को, जिससे कि फीमेल्स का भी अपलिफ्टमेंट हो सके, उनको भी पार्टिसिपेट करने का मौका मिले पॉलिटिक्स में। तो इसके लिए हमने डिफरेंट जो रिजर्वेशन पॉलिसीज हो गई या डिफरेंट जो हमारे दूसरे पॉलिसीज हैं वुमेन्स के अपलिफ्टमेंट के लिए, हमने लॉज बना रखे हैं, पॉलिसीज बना रखे हैं, जिसके बारे में हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे कि कैसे वुमेन जो है उनके अपलिफ्टमेंट के लिए काम किया जाता है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के थ्रू। Gender division refers to unequal roles and responsibilities assigned to men and women in society. अब सोसाइटी में जेंडर डिविजन हमें देखने को मिलता है, यानी कि जेंडर के बेसिस पे हमें डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलता है। मेल्स जो है उन्हें सारे प्रिविलेजेस दिए जाते हैं, मेल्स को पढ़ाया लिखाया जाता है, मेल्स जो है उनसे ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो बाहर के काम करें, वो बाहर जाके जॉब्स करें। वहीं वुमेन जो है उन लोगों के लिए ऐसा माना जाता है, ये धारणा है एक, मतलब ऐसा माना जाता है कि फीमेल्स जो है उन लोगों
लोगों को घर पे रह के ही काम करना है, जो हाउस होल्ड कोर्स है वो ही करने हैं वुमेन्स को। तो वुमेन्स को उतना पढ़ाया लिखाया नहीं जाता था, आज के टाइम पे फिर भी काफी सारे वुमेन्स को पढ़ाया जा रहा है, एजुकेशन प्रोवाइड की जा रही है, वुमेन्स के अपलिफ्टमेंट के लिए काम किया जा रहा है, गवर्नमेंट लॉज एंड पॉलिसीज बनाती है वुमेन के अपलिफ्टमेंट के लिए। लेकिन पुराने टाइम पीरियड पे, इवन जो 1900s का जो टाइम पीरियड था, जो हमारी 20th सेंचुरी थी, उसमें हमें काफी ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिल रहा था जेंडर के बेसिस पे। यानी फीमेल्स को बहुत ज्यादा एक तरह से घर में ही बंद करके रखा जाता था, फीमेल्स को बाहर नहीं निकलने दिया जाता था, जॉब नहीं करने दिया जाता था, और फीमेल्स जो है उनके साथ सारे डिस्क्रिमिनेशन हमें देखने को मिलते थे। यानी कि वुमेन्स जो है उन्हें मेल्स के कंपैरिजन में कम माना जाता था। लेकिन आज गवर्नमेंट जो है, डेमोक्रेटिक कंट्री है हमारी इंडिया, डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो डेमोक्रेटिक कंट्री में क्या किया जाता है, जेंडर के बेसिस पे भी इनइक्वालिटीज को हमें खत्म करना है। यानी जेंडर, रिलीजन या किसी भी कास्ट का हो, कोई भी पर्सन हो, सभी को इक्वली ट्रीट किया जाए, ये माना जाता है डेमोक्रेसी में। तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं, हम जेंडर के बेसिस पे जो इनइक्वालिटीज है उन्हें खत्म कर रहे हैं अपनी कंट्री में। कैसे? गवर्नमेंट लॉज एंड पॉलिसीज बना के इन सब इनइक्वालिटीज को खत्म करती है। Women face discrimination and oppression in many ways. Women जो है उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है, women जो है उन्हें कम माना जाता है, पढ़ाया लिखाया नहीं जाता, जॉब्स नहीं करने दी जाते women's को, तो काफी तरह से women जो है उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है। अगर women जॉब कर रही है, सेम वर्क, अगर एक मेल और फीमेल दोनों अगर सेम वर्क कर रहे हैं, सेम आवर्स तक काम कर रहे हैं, तो women को कम पे किया जाता था उसी सेम काम के लिए, और जो मेल है उसे वही काम करने के लिए हाई पे किया जाता था। तो इस टाइप से हमें डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलता है अपनी सोसाइटी में। इन रूरल एंड अर्बन एरियाज वुमेन मोस्टली वर्क इन अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। अब रूरल और अर्बन एरियाज यानी कि हर जगह पे हम देखें तो वुमेन, जो भी वुमेन काम कर रही हैं, जॉब कर रही हैं, वो वुमेन जो है ज्यादातर अनऑर्गेनाइज सेक्टर में एम्प्लॉयड है, यानी कि उनकी जॉब सिक्योर नहीं है, काफी लो वेजेस है उनके, और काफी ज्यादा उन्हें प्रॉब्लम फेस करने को मिलती है। अनऑर्गेनाइज सेक्टर में वो सारी जॉब्स होती हैं जो गवर्नमेंट के थ्रू रजिस्टर्ड नहीं है, फिक्स्ड वर्किंग आवर्स नहीं होंगे आपको काफी घंटों तक काम करना पड़ सकता है, लगातार काम करना पड़ सकता है, आपको अपने हाई वेजेस नहीं मिलेंगे, सैलरी नहीं मिलेगी, फैसिलिटीज नहीं मिलेंगी, काफी सारी प्रॉब्लम्स होती हैं अनऑर्गेनाइज सेक्टर में। और ज्यादातर जो वर्किंग वुमेन है वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में ही एम्प्लॉयड है। जेंडर इश्यूज आर रेज्ड इन पॉलिटिक्स थ्रू वुमेन्स मूवमेंट्स। अब जितने भी ये सारे इश्यूज हैं, वुमेन से रिलेटेड जितने भी इश्यूज हैं, उसको लेके वुमेन्स मूवमेंट चलते रहते हैं। यानी वुमेन जो है वो अपनी मूवमेंट्स चलाती हैं, अपनी डिमांड्स उठाती हैं, जो वुमेन है वो अपनी वॉइस रेज करती हैं इन सभी इनइक्वालिटीज के खिलाफ। इनइक्वालिटीज के अगेंस्ट में जो वुमेन है वो अपने मूवमेंट्स चलाती हैं, सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स भी चलते हैं, वुमेन्स के राइट्स की जो डिमांड करते हैं। एनजीओज जो है वो भी वुमेन्स के राइट्स की डिमांड उठाते हैं, वुमेन्स के जो वॉइस है उसे रेज करने में हेल्प करते हैं। तो एनजीओज, वुमेन्स मूवमेंट, सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स काफी चलते हैं जो इन जेंडर इश्यूज को सॉल्व करने की डिमांड रखते हैं गवर्नमेंट से। दीज मूवमेंट्स डिमांड इक्वल राइट्स। अब ये जो मूवमेंट्स है, जो मूवमेंट्स चलाए जा रहे हैं वुमेन मूवमेंट, उसमें किन सब चीजों की डिमांड की जाती है कि वुमेन्स को भी इक्वल राइट्स दिए जाए, यानी कि जितने राइट्स मेल को दिए जा रहे हैं, मेन को दिए जा रहे हैं, उतने ही फीमेल्स को भी दिए जाए। इक्वल वेजेस मिलनी चाहिए, यानी कि मेल और फीमेल दोनों जो काम कर रहे हैं, अगर दोनों सेम वर्क कर रहे हैं तो उसके लिए इन दोनों को सेम पे किया जाए। ऐसा ना हो कि मेल को हम हाई पे कर रहे हैं और उसी सेम वर्क को करने के लिए हम फीमेल को बहुत कम पैसे दे रहे हैं। तो हमें इक्वल वेजेस प्रोवाइड करनी है। बेटर रिप्रेजेंटेशन इन पॉलिटिक्स। अब पॉलिटिक्स में हमें उतना ज्यादा रोल देखने को नहीं मिलता है वुमेन का। ज्यादातर जो वुमेन है वो हम लोगों को हाउस होल्ड कोर्स करती हुई दिखती है, या फिर छोटे मोटे जो जॉब्स हैं वो सब करते हुए दिखती हैं। वुमेन जो है उन्हें जो पॉलिटिक्स है उसमें पार्टिसिपेट नहीं करने दिया जाता है, या फिर ज्यादातर वुमेन जो है वो हमें पॉलिटिक्स में देखने को नहीं मिलती हैं। तो हमारी क्या डिमांड है कि वुमेन्स जो है वो भी पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट कर पाए, वो भी डिसीजंस ले पाए अपनी कंट्री के लिए। तो वुमेन्स को ये सब राइट्स दिए जाए, उसकी डिमांड उठाते हैं ये मूवमेंट्स, ये एनजीओ, सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स वुमेन के राइट्स की डिमांड रखते हैं। स्टेप्स टेकन टू इम्प्रूव वुमेन्स पार्टिसिपेशन इन पॉलिटिक्स। अब पॉलिटिक्स में वुमेन्स के पार्टिसिपेशन को बढ़ाने के लिए, इंक्रीज करने के लिए कौन कौन से स्टेप्स लिए हैं? 1/3 ऑफ सीट्स आर रिजर्व्ड फॉर वुमेन इन पंचायत एंड म्युनिसिपैलिटीज। पंचायत
यानी कि जो पंचायती राज सिस्टम है, जो विलेज का यानी कि रूरल जो लोकल गवर्नमेंट होती है, उसमें वुमेन्स के लिए 1/3 सीट्स रिजर्व करके रखी गई हैं। साथ ही साथ म्युनिसिपैलिटीज यानी कि जो छोटे टाउन्स जो होते हैं, यानी अर्बन लोकल गवर्नमेंट जो है, वहां पे भी हम लोगों ने विमेन के लिए 1/3 सीट्स रिजर्व करके रखी हुई हैं। यानी कि जितनी भी टोटल नंबर ऑफ सीट्स हैं, उनमें से 1/3 सीट्स जो है वहां पे विमेन कैंडिडेट्स ही इलेक्ट होके आएंगी। ऐसे हमने 1/3 सीट्स जो है वो रिजर्व करके रखी है विमेन्स के लिए पंचायत और म्युनिसिपैलिटीज में, यानी हमारे लोकल गवर्नमेंट में। दिस हैज इंक्रीज्ड विमेन्स पार्टिसिपेशन इन डिसीजन मेकिंग एट द लोकल लेवल। अब हमने 1/3 सीट्स रिजर्व करके रखी हैं, तो उन सीट्स पे विमेन कैंडिडेट ही आएंगी, तो विमेन्स जो है वो पार्टिसिपेट करती हैं और 1/3 सीट्स विमेन्स को मिलती भी है। विमेन जो कैंडिडेट्स हैं उन्हें 1/3 सीट्स मिलती हैं। तो हम क्या कह सकते हैं कि लोकल लेवल पे लोकल गवर्नमेंट जो है, वहां पे हमें विमेन्स का रोल देखने को मिल रहा है इन सब डिसीजंस के थ्रू। यानी कि हम लोगों ने 1/3 सीट्स जो वुमेन्स के लिए रिजर्व करी है, वुमेन्स कैंडिडेट जो है वो अब इलेक्ट हो रही हैं, उन्हें 1/3 सीट्स मिल रही है। तो वो जो विमेन कैंडिडेट्स इलेक्ट होके आई हैं, जिन्होंने लोकल गवर्नमेंट में अपना जो योगदान दे रही हैं, वो विमेन जो है वो अब डिसीजंस ले सकती हैं अपनी कंट्री को ग्रो करवाने के लिए, कंट्री के डेवलपमेंट के लिए। विमेन्स लोकल लेवल पे यानी कि लोकल गवर्नमेंट के अंदर रहते हुए डिसीजंस ले सकती हैं। तो विमेन्स को भी हमने राइट्स दिए हैं। विमेन्स जो है उनका पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेशन बढ़ाने के लिए, ज्यादातर विमेन्स पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट करें, तो उसके लिए हमने 1/3 सीट्स रिजर्व करी। और ये इस रिजर्वेशन की ही वजह से जो विमेन्स हैं वो अब अपने देश के लिए, अपने कंट्री के डेवलपमेंट के लिए डिसीजंस ले पा रही हैं, अपने एरिया को डेवलप कर पा रही हैं, डिसीजंस ले पा रही हैं लोकल लेवल पे। Demand for 33% reservation in parliament and state assemblies is still pending। और women's के लिए 33% reservation की भी डिमांड उठाई जा रही है पार्लियामेंट और स्टेट असेंबलीज में, यानी कि एमपीज और एमएलएस जो होते हैं, तो उनमें से 33% जो सीट्स हैं, 33% सीट्स वुमेन्स को ही मिले, तो 33% का रिजर्वेशन जो है उसकी डिमांड उठाई जा रही है। यानी कि नेशनल लेवल पे जो हमारी पार्लियामेंट है, जो स्टेट असेंबलीज है, स्टेट के जो गवर्नमेंट होती है, स्टेट गवर्नमेंट जो होती है, जो नेशनल गवर्नमेंट है हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट, तो उनमें भी 33% की रिजर्वेशन की डिमांड उठ रही है कि वुमेन्स के लिए 33% सीट्स वहां पे भी रिजर्व की जाए। लेकिन ये अभी तक पेंडिंग है, अभी वुमेन्स को 33% रिजर्वेशन मिला नहीं है। ये अभी डिमांड हमने उठाई है कि 33% रिजर्वेशन वुमेन को मिलना चाहिए पार्लियामेंट और स्टेट असेंबलीज में, लेकिन अभी तक ये पेंडिंग है, अभी हमें वो 33% रिजर्वेशन नहीं मिली है। तो आज की वीडियो में हमने क्या डिस्कस किया कि जेंडर के बेसिस पे कैसे इनइक्वालिटीज हमें देखने को मिलती हैं सोसाइटीज में। तो सोसाइटी में वुमेन्स के साथ काफी ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन होता है, उन्हें पढ़ने नहीं दिया जाता, जॉब्स नहीं करने दी जाती, और ज्यादातर जो वर्किंग वुमेन है वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में एम्प्लॉयड है। और ये सारे जो इश्यूज हैं वो वुमेन रेज करती हैं, वुमेन अपने जो इश्यूज हैं उन्हें सॉल्व करने की डिमांड्स उठाती हैं वुमेन्स मूवमेंट के थ्रू, एनजीओस के थ्रू, सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स के थ्रू। और ये सारे जो मूवमेंट्स हैं उसमें किन चीजों की डिमांड की जाती है कि वुमेन्स को इक्वल राइट्स दिए जाए, वुमेन्स जो है उन्हें भी पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट करने का मौका दिया जाए, और उन्हें भी इक्वल वेजेस मिलने चाहिए। ऐसा ना हो कि मेल को हम ज्यादा वेजेस दे रहे हैं और उसके कंपैरिजन में सेम वर्क करने के लिए फीमेल को हम कम पे कर रहे हैं। तो हमें क्या करना है, इक्वल वेजेस प्रोवाइड करनी है मेल एंड फीमेल दोनों को। और अब हमने कौन कौन से स्टेप्स लिए हैं वुमेन्स का पार्टिसिपेशन बढ़ाने के लिए। पॉलिटिक्स में वुमेन्स ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेट करें, तो वुमेन्स को पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट करवाने के लिए हमने कौन कौन से स्टेप्स लिए हैं। पहली बात, 1/3 सीट्स जो है वो हमने रिजर्व कर रखी है वुमेन के लिए लोकल गवर्नमेंट में, यानी रूरल और अर्बन लोकल गवर्नमेंट जो है वहां पे हमने 1/3 सीट्स रिजर्व कर रखी है वुमेन के लिए। और इसकी वजह से अब वुमेन लोकल लेवल पे डिसीजंस ले पाती हैं। और अभी डिमांड उठ रही है 33% रिजर्वेशन की, कि वुमेन्स को पार्लियामेंट और स्टेट असेंबलीज में 33% रिजर्वेशन दी जाए, उसकी डिमांड उठ रही है अभी। और ये अभी पेंडिंग है, यानी अभी हमें ये रिजर्वेशन नहीं मिला है, 33% रिजर्वेशन नहीं दिया गया है वुमेन्स को अभी तक। तो आज की वीडियो में हमने देखा कि कैसे जेंडर और पॉलिटिक्स जुड़े हुए हैं, जेंडर के बेसिस पे जो इश्यूज हमें देखने को मिल रहे हैं सोसाइटी में, उसको सॉल्व करने के लिए डेमोक्रेटिक कंट्री में जो गवर्नमेंट है वो अपना रोल प्ले करती है। जितने भी माइनॉरिटीज हो गए या फिर जो डिसएडवांटेज पीपल जो है, उनके अपलिफ्टमेंट के लिए गवर्नमेंट काम करती है, और उसी को हम डेमोक्रेसी कहते हैं। जिस कंट्री में हम माइनॉरिटीज के या फिर डिसएडवांटेज पीपल के अपलिफ्टमेंट की बात करते हैं, तो उसी कंट्री को डेमोक्रेटिक कंट्री कहा जाएगा, क्योंकि वहां पे हम इक्वालिटी प्रमोट कर रहे हैं, सभी को फ्रीडम दे रहे हैं, और डिसएडवांटेज पीपल के अपलिफ्टमेंट की बात कर रहे हैं। हम सभी को इक्वली ट्रीट कर रहे हैं, सभी को अपॉर्चुनिटीज दे रहे हैं ग्रो करने की। तो इसलिए ऐसी कंट्री को हम
डेमोक्रेटिक कंट्री कहते हैं और इंडिया भी एक डेमोक्रेटिक कंट्री है जहां पे हम डिसएडवांटेज्ड सेक्शन के अपलिफ्टमेंट के लिए डिफरेंट लॉज एंड पॉलिसीज बनाते हैं। जैसे विमेन की अगर बात करें तो उन्हें रिजर्वेशन दिया गया है जिससे विमेन्स पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट कर सकें। ऐसे ही हमें रिजर्वेशन पॉलिसीज देखने को मिलती है कास्ट सिस्टम के बेसिस पे, क्योंकि लो कास्ट के पीपल जो है उनके साथ भी काफी ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन हुआ, तो उसके बेसिस पे हमने उन्हें रिजर्वेशन दिया जिससे कि उनके अपलिफ्टमेंट के लिए काम किया जा सके। तो ये सारे जो मेथड्स हैं जो हमने अपनाए हैं अपनी कंट्री में, वो सब डेमोक्रेटिक आइडियल्स पे बेस्ड है। हम सभी को इक्वली ट्रीट कर रहे हैं, सभी के अपलिफ्टमेंट के लिए काम कर रहे हैं, तो इसलिए इंडिया डेमोक्रेटिक कंट्री है। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। और अगर आपको इस चैप्टर के डिटेल नोट्स चाहिए तो हमारी वेबसाइट studyseed.net पे विजिट करें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। स्टे क्यूरियस, स्टे कंसिस्टेंट। थैंक यू वेरी मच। हेलो एवरीवन, दिस इज जानवी एंड वेलकम टू स्टडी सीड। आज हम क्लास 10 सिविक्स चैप्टर 3 का टॉपिक 2 पढ़ेंगे, दैट इज डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन। अब पहले के टाइम पीरियड से कैसे इनइक्वालिटीज प्रिवेल किया करती थी, जेंडर के बेसिस पे काफी सारी इनइक्वालिटीज प्रिवेल किया करती थी हमारी सोसाइटी में, जिनमें मेनली विमेन जो है, जो फीमेल्स जो है, उन्हें बहुत ज्यादा सफर करना पड़ा। और उसी के बारे में हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे कि कैसे विमेन को इतना ज्यादा सफर करना पड़ा, कौन कौन से इश्यूज थे जेंडर के बेसिस पे और कैसे उन्हें सॉल्व किया गया डेमोक्रेटिक कंट्री में, यानी कि इंडिया में इंडिपेंडेंस के बाद हमने इन सभी जेंडर इश्यूज को सॉल्व करने की कोशिश करी। कौन कौन से स्टेप्स हमने लिए वो सब हम आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे। डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन मींस ट्रीटिंग वुमेन अनइक्वली एंड अनफेयरली। हम डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है, जेंडर के बेसिस पे हम डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं, मतलब हमने वुमेन्स को मेल्स के कंपैरिजन में इंफीरियर मान लिया है। हम वुमेन्स के साथ अनइक्वल ट्रीटमेंट करते हैं, वुमेन्स को टॉर्चर किया जाता है, वुमेन्स को डोमेस्टिक वायलेंस जो है उससे सफर करना पड़ता है, वुमेन्स के साथ हैरेसमेंट जैसे सिचुएशंस होती हैं, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं वुमेन्स को, उन्हें एजुकेशन प्रोवाइड नहीं की जाती। वुमेन्स को लेकर के स्टार्टिंग से ही ये मानना रहा है सोसाइटी में, एक जो हमारा थॉट है वो बहुत पुराने टाइम पीरियड से प्रिवेल करता हुआ आ रहा है कि विमेन जो है उन्हें पढ़ाने लिखाने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि विमेन जो है वो शादी के बाद किसी और घर में चली जाएंगी, तो इन्हें पढ़ाने से हमें कोई बेनिफिट नहीं होगा। तो ज्यादातर जो लोग हैं वो सोचते थे कि हमारे बुढ़ापे का जो सहारा है वो हमारा बेटा होगा, तो इस वजह से वो मेल्स को यानी बेटों को पढ़ाना ज्यादा प्रेफर किया करते थे और बेटियों को यानी डॉटर्स को पढ़ाया ही नहीं जाता था, उन्हें हाउस होल्ड कोर्स सिखाए जाते थे और ये माना जाता था कि विमेन्स को ये घर के काम आने चाहिए, उनका बस इतना काम है कि वो घर संभाले। तो इस टाइप के थॉट्स प्रिवेल करा करते थे हमारी सोसाइटी में, जिसके वजह से विमेन जो है उन्हें बहुत ज्यादा सफर करना पड़ा। और अब जाकर के इंडिपेंडेंट इंडिया में यानी कि डेमोक्रेटिक इंडिया में हम लोगों ने काफी सारे स्टेप्स भी लिए हैं, इन सब इश्यूज को हमने सॉल्व किया है इंडिया में। तो डिस्क्रिमिनेशन का क्या मतलब है कि हम वुमेन्स को अनइक्वली ट्रीट कर रहे हैं, इनइक्वालिटीज प्रिवेल कर रही हैं जेंडर के बेसिस पे हमारी सोसाइटी में, हम वुमेन्स को इंफीरियर समझ रहे हैं मेल्स के कंपैरिजन में, वुमेन्स को हम एजुकेशन प्रोवाइड नहीं कर रहे, उन्हें जॉब नहीं करने दे रहे और वही मेल्स को सारे प्रिविलेजेस मिल रहे हैं, तो इसे हम कहेंगे डिस्क्रिमिनेशन। फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, एजुकेशनल डिस्क्रिमिनेशन यानी कि हम वुमेन्स को एजुकेशन प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, उन्हें स्कूल्स एंड कॉलेजेस नहीं भेजा जाता है और ज्यादातर जो मेल्स हैं, जो बेटे होते हैं घर के, उन्हें पढ़ाया लिखाया जाता है और ये एक्सपेक्ट किया जाता है उनसे कि जो मेल हैं वो पढ़ लिख के काफी आगे बढ़े, काफी अच्छी जॉब्स या बिजनेसेस वगैरह अपने सेटअप करें, तो मेल से ये एक्सपेक्टेशंस होती हैं और फीमेल्स जो है उनसे ये एक्सपेक्ट किया जाता था कि वो घर के काम संभालें बस। अब इकोनॉमिक डिस्क्रिमिनेशन यानी कि विमेन्स जो है वो अब क्योंकि अर्न नहीं कर रही हैं तो वो डिपेंड करती हैं पैसों के लिए, घर चलाने के लिए जो पैसे चाहिए होता है उसके लिए विमेन जो है वो मेन पे डिपेंड करती हैं पैसों के लिए। तो इसकी वजह से वुमेन जो है वो इकोनॉमिकली भी इंडिपेंडेंट नहीं है, वुमेन इंडिपेंडेंट नहीं है, वुमेन जो है खुद नहीं कमा रही है, इस वजह से वुमेन्स को मेल्स पे डिपेंड होना पड़ता है पैसों के लिए। पॉलिटिकल डिस्क्रिमिनेशन, अब जितना हमें पॉलिटिक्स में मेल्स देखने को मिलते हैं, जितने हमें मेन का पार्टिसिपेशन देखने को मिलता है, उतना वुमेन्स का पार्टिसिपेशन हमें देखने को नहीं मिलता पॉलिटिक्स में। पॉलिटिक्स में जितने भी मिनिस्टर्स हैं उनमें से मोस्ट ऑफ द जो मिनिस्टर्स हैं, मोस्ट ऑफ द एमएलएज एमपीज वो सब मेन हैं, वुमेन हमें बहुत कम देखने को मिलती हैं पॉलिटिक्स में। तो यहाँ भी डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिल रहा है, यहाँ भी हम लोगों को देखने को मिल रहा है कि मेल्स जो है वो डोमिनेट कर रहे हैं।
सोशल डिस्क्रिमिनेशन, अब सोसाइटी के लेवल पे तो बहुत ज्यादा ही डिस्क्रिमिनेट किया गया है, वुमेन्स को बहुत ज्यादा सफर करना पड़ा है, जैसे कि हैरेसमेंट, सेक्सुअल हैरेसमेंट किया जाता है पब्लिक प्लेसेस पे। वुमेन्स जो है उन्हें काफी ज्यादा सफर करना पड़ा है, क्योंकि सोसाइटी जो है उसके नजरिए से वुमेन्स को सोसाइटी के हिसाब से रहना पड़ता है। सोसाइटी ने जो एक थॉट बना रखा है, जो एक्सपेक्टेशंस है सोसाइटी की वुमेन से, उसके अकॉर्डिंग वुमेन्स को चलना पड़ता है। वुमेन्स जो है वो जॉब नहीं कर सकती, वो पढ़ लिख नहीं सकती, उन्हें क्या करना है, हाउस होल्ड कोर्स करने हैं। वुमेन्स जो है वो बाहर जाके काम नहीं कर सकती, वो इंडिपेंडेंट नहीं माना जाता था वुमेन्स को स्टार्टिंग से। वुमेन्स को इंफीरियर समझा जाता है हमारी सोसाइटी में, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा सोशली हमारे जो वुमेन है उन्हें सफर करना पड़ता है। स्टेप्स टेकन टू रिड्यूस डिस्क्रिमिनेशन। अब डिस्क्रिमिनेशन ये जो हो रहा है वुमेन्स के साथ, जो अनफेयर ट्रीटमेंट हो रहा है, तो इसको खत्म करने के लिए, कम करने के लिए कौन कौन से स्टेप्स लिए गए, स्पेशली इंडिया में। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस इंश्योर इक्वालिटी फॉर वुमेन। अब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऑलरेडी ये मेंशन किया गया है कि कोई भी इंसान, हर एक इंसान, चाहे वो किसी भी जेंडर का हो, किसी भी रिलीजन का हो, किसी भी कास्ट का हो, यानी कि उस पर्सन का बैकग्राउंड क्या है वो मैटर नहीं करता, सभी लोगों को इक्वली माना गया है, सभी लोगों को इक्वली ट्रीट किया जाना है हमारी कंट्री में। कॉन्स्टिट्यूशन में हम लोगों ने ये मेंशन कर रखा है कि सभी लोगों को, चाहे वो किसी भी रिलीजन, किसी भी कास्ट, किसी भी जेंडर का हो, हर एक पर्सन को हमें इक्वली ट्रीट करना है, सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए ग्रो करने के लिए, सभी को हम इक्वली ट्रीट करें, किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन ना करें, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन कर रखा है। यानी कि लॉ के नजरिए से देखा जाए, कानून की नजर में हर एक पर्सन इक्वल है। रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर वुमेन इन पंचायत एंड म्युनिसिपैलिटीज। अब पंचायत और म्युनिसिपैलिटीज यानी कि जो लोकल गवर्नमेंट है, अर्बन एंड रूरल लोकल गवर्नमेंट जो है, वहां पे हम लोगों ने वुमेन्स के लिए 1/3 सीट्स रिजर्व करके रखी हैं, जिससे कि पॉलिटिक्स में वुमेन्स पार्टिसिपेट करना स्टार्ट करें। प्रमोशन ऑफ गर्ल्स एजुकेशन, हमने गर्ल की जो एजुकेशन है, यानी गर्ल चाइल्ड जो है, उन्हें पढ़ाने लिखाने के लिए हम लोगों ने डिफरेंट लॉज एंड पॉलिसीज बनाए हैं। जैसे गवर्नमेंट ने एक बहुत फेमस स्कीम या कह लो योजना निकाली थी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो इसके उस स्कीम के थ्रू, ऐसी ही और भी स्कीम्स के थ्रू गवर्नमेंट क्या करती है, गर्ल्स एजुकेशन को प्रमोट करती है। लॉज टू प्रोटेक्ट वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एंड सेक्सुअल हैरेसमेंट। अब काफी सारे ऐसे लॉज बनाए जाते हैं। अब वुमेन जो है उन्हें बहुत ज्यादा सफर करना पड़ता है, वुमेन्स के साथ डोमेस्टिक वायलेंस होता है, मारा पीटा जाता है, वुमेन्स को टॉर्चर किया जाता है, सेक्सुअल हैरेसमेंट होता है, इवन पब्लिक प्लेसेस पे भी। तो वुमेन्स जो है उन्हें बहुत ज्यादा सफर करना पड़ता है, और इन्हीं सब इश्यूज को सॉल्व करने के लिए वुमेन्स के लिए लॉज बनाए गए हैं, वुमेन को प्रोटेक्ट करने के लिए लॉज बनाए गए हैं हमारी कंट्री में। जैसे डोमेस्टिक वायलेंस से बचाने के लिए हमने लॉ बनाया है प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन अगेंस्ट डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, जो 2005 में पास किया गया। और सेक्सुअल हैरेसमेंट से बचने के लिए भी हम लोगों ने सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस प्रिवेंशन, प्रोहिबिशन एंड रिड्रेसल एक्ट, ये हमने 2013 में पास किया हमारी गवर्नमेंट ने। इसके थ्रू हम क्या कर रहे हैं, वुमेन्स को प्रोटेक्ट कर रहे हैं डोमेस्टिक वायलेंस और सेक्सुअल हैरेसमेंट से। तो हम क्या कर रहे हैं, डिफरेंट स्टेप्स हम लोग लेते हैं जिससे कि वुमेन्स जो है उन्हें प्रोटेक्ट किया जाए और जो जेंडर इश्यूज है उन सबको सॉल्व किया जाए। तो उसके लिए डेमोक्रेटिक इंडिया में काफी सारे हमने स्टेप्स लिए हैं। सबसे पहली बात, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ही मेंशन है कि हमें डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है, किसी भी जेंडर का हो, किसी भी रिलीजन, किसी भी कास्ट का हो, कोई भी पर्सन हो, उसे कानून की नजर में सेम माना जाएगा, इक्वल ट्रीट किया जाएगा, सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी ग्रो करने के लिए। और साथ ही साथ सीट्स, 1/3 सीट्स जो है वो रिजर्व कर रखी हैं वुमेन्स के लिए। गर्ल एजुकेशन को प्रमोट किया जाता है और वुमेन को प्रोटेक्ट करने के लिए डिफरेंट लॉज बनाए जाते हैं, वुमेन्स के अपलिफ्टमेंट के लिए लॉज बनाए जाते हैं। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। आई होप ये आपको समझ में आया है कि कैसे हमारी सोसाइटी में वुमेन्स के साथ डिस्क्रिमिनेशन होता हुआ आया है, कैसे हमारी सोसाइटी में जेंडर के बेसिस पे इनइक्वालिटीज स्टार्टिंग से ही प्रिवेल करती आई हैं, और बाद में हमने डेमोक्रेटिक इंडिया में कौन कौन से स्टेप्स लिए उन्हें सॉल्व करने के लिए। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। और अगर आपको इस चैप्टर के डिटेल नोट्स चाहिए तो हमारी वेबसाइट studyseed.net पे विजिट करें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। स्टे क्यूरियस, स्टे कंसिस्टेंट। थैंक यू वेरी मच। हेलो एवरीवन, दिस इज जानवी एंड वेलकम टू स्टडी सीड। आज हम क्लास 10 सिविक्स चैप्टर 3 का टॉपिक 3 पढ़ेंगे, दैट इज विमेन्स पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन। अब विमेन्स जो है उन्हें कैसे हम पॉलिटिक्स में देखते हैं, विमेन्स जो है उनके लिए कितनी सीट्स रिजर्व्ड हैं, ये सब हम देख के आए हैं, पढ़ के आए हैं। वही अब इस टॉपिक में भी पढ़ने जा रहे हैं। थोड़ा इसे हम इन ब्रीफ समझेंगे कि कैसे विमेन्स जो है उनका पार्टिसिपेशन हमें देखने को मिल रहा है पॉलिटिक्स में,
किन सब इश्यूज को रेज करती हैं विमेन्स, जो विमेन कैंडिडेट्स हैं उन्हें सब पता है कि विमेन्स को कौन कौन से इश्यूज फेस करने को मिल रहे हैं सोसाइटी में। तो उन्हीं सब इश्यूज को सॉल्व करने के लिए ये विमेन कैंडिडेट्स पॉलिटिकली लॉज वगैरह बनाती हैं, डिसीजंस लेती हैं, जिससे कि इन सब इश्यूज को खत्म करवाया जा सके। तो उसी के बारे में हम आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे। Status of women in Indian politics. Women's representation in Indian politics is very low. Their share in Lok Sabha and state assemblies is much less. अब women's जो है वो पॉलिटिक्स में हमें उतना देखने को नहीं मिलती। women's जो है उतना ज्यादा पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट नहीं करती हैं। मेंस के कंपैरिजन में हमें कम women's देखने को मिलती हैं इंडियन पॉलिटिक्स में। साथ ही साथ women's जो है वो भी बहुत ज्यादा है इंडिया में, women's की भी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, लेकिन फिर भी हम लोगों को हर जगह मेल्स डोमिनेट करते हुए दिखते हैं और विमेन जो है उन्हें कमतर माना जाता है, इंफीरियर माना जाता है। लोकसभा और स्टेट असेंबलीज की बात करें तो यहाँ पे तो वुमेन्स का रिप्रेजेंटेशन और भी लो है। अब लोकल गवर्नमेंट की हम बात नहीं करेंगे क्योंकि लोकल गवर्नमेंट का हमें पता है कि वहाँ पे 1/3 सीट्स यानी 33% सीट्स रिजर्व करके रखी गई हैं विमेन कैंडिडेट्स के लिए, जिसकी वजह से लोकल लेवल पे तो हमें विमेन्स का पार्टिसिपेशन देखने को मिलता है। लोकल गवर्नमेंट में हमें विमेन कैंडिडेट्स भी देखने को मिलती है। विमेन जो है वो डिसीजंस लेती हैं लोकल लेवल पे। लेकिन यही अगर हम बात स्टेट असेंबलीज की, पार्लियामेंट या लोकसभा जो है उसकी अगर हम बात करें तो वहां पे हमें विमेन का रोल देखने को नहीं मिलता उतना, क्योंकि बहुत कम विमेन होती हैं जो इन सभी गवर्नमेंट्स को फॉर्म करती हैं। गवर्नमेंट में एज अ मिनिस्टर बहुत कम विमेन्स हमें देखने को मिलती है। रीजंस फॉर लो रिप्रेजेंटेशन, अब विमेन्स हमें बहुत कम देखने को मिल रही है पॉलिटिक्स में। उसके पीछे का रीजन क्या है? पेट्रियार्कल सोसाइटी। हमारी सोसाइटी पेट्रियार्कल है यानी मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है। मेल्स को सुपीरियर माना जाता है और फीमेल्स को इंफीरियर माना जाता है। फीमेल्स को बाहर नहीं निकलने दिया जाता, उन्हें पढ़ाया लिखाया नहीं जाता, तो पॉलिटिक्स में भी उन्हें पार्टिसिपेट नहीं करने दिया जाता। इसी टाइप से यानी विमेन्स जो है उनसे ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि विमेन सिर्फ घर का काम करेंगी, तो इसीलिए उन्हें बाहर का कुछ भी काम नहीं करने दिया जाता है। हमारी पेट्रियार्कल सोसाइटी है यानी कि मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है, जिसकी वजह से फीमेल्स को घर से बाहर नहीं निकलने दिया जाता। और जब फीमेल्स को घर से बाहर निकालेंगे ही नहीं, फीमेल्स को हम पढ़ाएंगे ही नहीं, तो फीमेल्स कैसे पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट कर पाएंगी? तो इस वजह से हम लोगों को फीमेल्स का बहुत कम रिप्रेजेंटेशन देखने को मिलता है पॉलिटिक्स में। लैक ऑफ पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटीज फॉर वुमेन, अब वुमेन के लिए उतनी पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटीज भी नहीं है। वुमेन के अपलिफ्टमेंट के लिए हम लोगों ने बहुत से पॉलिसीज, लॉज बनाई हैं। उन्हें एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए हमने डिफरेंट स्कीम्स निकाली हैं। वुमेन्स को प्रोटेक्ट करने के लिए डिफरेंट स्कीम्स, लॉज, पॉलिसीज बनाए गए हैं। वुमेन्स को हमने लोकल गवर्नमेंट में यानी लोकल लेवल पे हमने 1/3 सीट्स रिजर्व करके दी है, लेकिन फिर भी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज नहीं है वुमेन्स के लिए। अगर हम लोकसभा और स्टेट असेंबलीज की बात करें तो यहाँ पे हमने विमेन्स को रिजर्वेशन नहीं दिया है, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि विमेन्स के पास उतनी ज्यादा पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटीज नहीं है। सिर्फ लोकल गवर्नमेंट में हमने उन्हें रिजर्वेशन दे दिया है, जिसकी वजह से विमेन्स का हमें लोकल लेवल पे रोल देखने को मिलता है। लेकिन अगर हम नेशनल लेवल की बात करें, पार्लियामेंट में देखें, तो ज्यादातर हमें मेल कैंडिडेट्स ही देखने को मिलते हैं। एमपीज, एमएलए ज्यादातर मेल्स ही होते हैं, मेन होते हैं, विमेन नहीं। स्टेप्स टेकन, अब कौन कौन से स्टेप्स लिए गए इन सब इश्यूज को सॉल्व करने के लिए? 1/3 सीट्स आर रिजर्व्ड फॉर वुमेन इन पंचायत एंड म्युनिसिपैलिटीज। अब वुमेन्स को 1/3 सीट्स दे रखी हैं पंचायत और म्युनिसिपैलिटीज में, यानी लोकल गवर्नमेंट में हमने वुमेन्स को रिजर्वेशन दे रखा है। 1/3 सीट्स वुमेन्स के लिए रिजर्व कर रखी है, जहां पे सिर्फ वुमेन कैंडिडेट ही इलेक्ट होके आती हैं। डिमांड फॉर रिजर्वेशन इन पार्लियामेंट, अब पार्लियामेंट में भी विमेन्स को रिजर्वेशन देने की डिमांड उठती है, यानी कि लोकसभा और स्टेट असेंबलीज में भी विमेन्स को 33% रिजर्वेशन दिया जाए, उसकी डिमांड उठ रही है। लेकिन अभी तक हमारी ये डिमांड जो है उसे फुलफिल नहीं किया गया। अभी तक हमें ये रिजर्वेशन नहीं मिला है पार्लियामेंट में। इंपॉर्टेंस ऑफ विमेन्स पार्टिसिपेशन, और जब विमेन्स पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट करेंगी तो उसका हमें क्या रिजल्ट देखने को मिलेगा? इंश्योर्स इक्वल रिप्रेजेंटेशन। जब विमेन्स भी पार्टिसिपेट कर रही हैं, मेन विमेन दोनों हमें देखने को मिल रहे हैं पॉलिटिक्स में। मिनिस्टर्स जो है वो मेल भी है, फीमेल भी है। फीमेल्स को भी अपॉर्चुनिटीज मिल रही है कि वो पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट कर सके, एज अ मिनिस्टर इलेक्ट हो सके। तो हम ये कह सकते हैं कि हाँ, हमारी कंट्री में हम लोग इक्वली ट्रीट कर रहे हैं सभी को। हमने इक्वल अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करी है, इक्वल रिप्रेजेंटेशन दिया है मेल्स को एंड फीमेल्स दोनों को पॉलिटिक्स में।
रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन्स इश्यूज। अब वुमेन जो है, जैसे अगर हम लो कास्ट की बात करें, कास्ट रिजर्वेशन जो दिया गया है उसमें जो लो कास्ट के पीपल हैं वो सब जान सकते हैं, वो सब एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, उन्हें पता है कि वो क्या सफर करके आए हैं, उनके साथ सोसाइटी में कैसे बिहेव किया जाता था, वो सिर्फ लो कास्ट के पीपल जानते हैं। हालांकि दूसरे लोगों को सिंपैथी हो सकती है लेकिन एम्पैथी बहुत कम लोगों को होती है, यानी कि उनकी जगह पे खुद को रखना और उसके बाद सारी चीजें एक्सपीरियंस करना बहुत मुश्किल है। तो जैसे लो कास्ट वाले जो पीपल हैं वही समझ सकते हैं कि उनके साथ कैसा ट्रीटमेंट हुआ है, वैसे ही जो विमेन है सिर्फ वही विमेन के इश्यूज के बारे में समझ सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल, ज्यादातर जो वुमेन है उनके साथ एक जैसे ही ट्रीटमेंट किया जाता है, वुमेन्स को एजुकेट नहीं किया जाता, वुमेन्स को घर में रखा जाता है। तो ये सब चीजें क्योंकि मोस्ट ऑफ द वुमेन ही फेस कर रही हैं तो वही अच्छे से समझ सकती हैं। तो वुमेन्स के जितने भी इश्यूज हैं सोसाइटी के लेवल पे, पॉलिटिकली या जितने भी हर एक डायमेंशन में जितने भी इश्यूज है वुमेन से रिलेटेड, उन सबको वुमेन कैंडिडेट्स ही इजीली सॉल्व कर सकती है। वुमेन कैंडिडेट को ही सारे इश्यूज के बारे में पता है। अगर वुमेन कैंडिडेट्स इलेक्ट होके आते हैं, वुमेन मिनिस्टर बनती हैं, तो हम कह सकते हैं कि वुमेन के इश्यूज को बहुत जल्द से जल्द और काफी आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। स्ट्रेंथनिंग ऑफ डेमोक्रेसी। अब क्योंकि हमने हर एक पर्सन को हमने इक्वल माना है, मेल हो फीमेल हो, यानी कि जेंडर के बेसिस पे हम इक्वालिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, इक्वल मान रहे हैं मेल एंड फीमेल दोनों को, तो हम कह सकते हैं कि डेमोक्रेसी जो है उसे हम स्ट्रेंथन अप कर रहे हैं। हमारी कंट्री डेमोक्रेटिक इसीलिए है क्योंकि हम इक्वालिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, सभी को फ्रीडम दे रहे हैं, सभी को आजादी दे रहे हैं, सभी को इक्वल रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं पॉलिटिक्स में, तो हमारी कंट्री डेमोक्रेटिक कंट्री कहलाई जाएगी। और इंडिया डेमोक्रेटिक कंट्री इसलिए कहलाई जाती है क्योंकि कानून के नजरिए से देखा जाए तो हर एक पर्सन, किसी भी जेंडर का हो, किसी भी कास्ट, किसी भी रिलीजन का हो, हर एक पर्सन को इक्वल माना गया है, तभी हमारी कंट्री डेमोक्रेटिक कंट्री कहलाती है। तो हम क्या करते हैं, जितने भी जेंडर इश्यूज हैं, रिलीजियस इश्यूज हैं, कास्ट के बेसिस पे जो इश्यूज हैं उन्हें सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, यानी जो माइनॉरिटीज हैं उनके फेवर में हम लोग जो पॉलिसीज वगैरह हैं वो बनाते हैं, डिसएडवांटेज पीपल जो हैं उनके अपलिफ्टमेंट के लिए काम करते हैं। तो आज के वीडियो में हमने क्या डिस्कस किया कि वुमेन्स को हम लोगों ने कैसे वुमेन्स के रिप्रेजेंटेशन को बढ़ाने के लिए डिफरेंट स्टेप्स लिए, 1/3 सीट्स उन्हें रिजर्व करके दी लोकल गवर्नमेंट में, और 33% सीट्स रिजर्व करने की बात चल रही है पार्लियामेंट में, यानी लोकसभा एंड स्टेट असेंबलीज में भी रिजर्वेशन दिया जाए वुमेन को, उसकी डिमांड उठ रही है, लेकिन अभी तक ये डिमांड्स फुलफिल नहीं की गई है। वुमेन का क्या स्टेटस था और ये जो वुमेन का रिप्रेजेंटेशन हमें कम देखने को मिल रहा है पॉलिटिक्स में, उसके क्या रीजंस थे, कौन कौन से स्टेप्स लिए गए, और अगर वुमेन्स का पार्टिसिपेशन बढ़ा तो उसके क्या रिजल्ट्स निकलेंगे। वुमेन्स का पार्टिसिपेशन होना इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि सिर्फ जो वुमेन है वही समझ सकती हैं कि वुमेन के कौन से इश्यूज होते हैं, उन्हें कैसे सॉल्व किया जाए। वो वुमेन कैंडिडेट्स इजीली काम कर सकती हैं इन सब इश्यूज को सॉल्व करने के लिए। इस वजह से ही वुमेन्स का पार्टिसिपेट करना बहुत ज्यादा जरूरी है पॉलिटिक्स में, क्योंकि अगर वुमेन कैंडिडेट्स जो है वो इलेक्ट होके आएंगी तो वुमेन के जितने भी इश्यूज हैं उन्हें सॉल्व किया जाएगा और इजीली हम लोग इनइक्वालिटीज को खत्म कर सकते हैं। जेंडर के बेसिस पे जो इनइक्वालिटीज प्रिवेल कर रही है सोसाइटी में उन्हें हम खत्म कर सकते हैं अगर वुमेन्स का पार्टिसिपेशन बढ़ा पॉलिटिक्स में। तो आई होप एवरीथिंग इज क्लियर, और अगर आपको इस चैप्टर के डिटेल नोट्स चाहिए तो हमारी वेबसाइट studyseed.net पे विजिट करें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। Stay curious, stay consistent. Thank you very much. Hello everyone, this is Janvi and welcome to Study Seed. आज हम क्लास 10 सिविक्स चैप्टर 3 का टॉपिक 4 पढ़ेंगे, दैट इज रिलीजन, कम्युनलिज्म एंड पॉलिटिक्स। अब रिलीजन और पॉलिटिक्स कैसे कनेक्टेड हैं, कैसे हमें रिलीजन जो है उसके बेसिस पे हमें पॉलिटिक्स देखने को मिलती है, साथ ही साथ कम्युनलिज्म क्या है, ये सब हम आज के वीडियो में रफली डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट वीडियो से हम हर एक एस्पेक्ट को, हर एक डायमेंशन को डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसलिए हम आज के वीडियो में इसे रफली देखेंगे, मीनिंग्स देखेंगे, कुछ बेसिक जो कंसेप्ट्स हैं वो देखेंगे रिलीजन और कम्युनलिज्म से रिलेटेड कि कैसे ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारे पॉलिटिक्स में। Religion becomes political when religious identities are used to mobilize voters. अब हमारे पॉलिटिक्स में हमें रिलीजन भी देखने को मिलता है, क्योंकि कुछ पॉलिटिकल पार्टीज ऐसी होती हैं जो रिलीजन को बेस बना लेती हैं, किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन को टारगेट बनाती हैं और उस रिलीजन के फेवर में बोलती हैं, उस रिलीजियस ग्रुप के फेवर में बोलती हैं। तो काफी सारी पॉलिटिकल पार्टीज क्या करती हैं,
अपने जो वोटर्स हैं, वोट जो टारगेट बनाते हैं, वो जिन वोटर्स को वो टारगेट बना रहे होते हैं वो किसी एक रिलीजियस ग्रुप से बिलोंग करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर कोई रिलीजन है और ए पॉलिटिकल पार्टी है वो किसी रिलीजन के फेवर में बोल रही है, तो उस रिलीजन को फॉलो करने वाले जितने भी लोग होंगे वो सब इस ए पॉलिटिकल पार्टी को वोट करेंगे। तो वोटर्स को अट्रैक्ट करने के लिए जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो रिलीजन को टारगेट करती हैं, उनके रिलीजन को टारगेट करती हैं, क्योंकि रिलीजन एक सेंसिटिव टॉपिक हो जाता है और सभी लोग अपने रिलीजन को लेकर के बहुत ज्यादा सेंसिटिव होते हैं। तो अपने रिलीजन की अगर कोई तारीफ सुनेगा, अपने रिलीजियस ग्रुप के अगर प्रमोशन के बारे में सुनेगा, अपने रिलीजन आइडेंटिटीज को रिकॉग्नाइज करने की जो डिमांड्स हैं जो वो रेज कर रहे हैं, और कोई पॉलिटिकल पार्टी ऐसी निकली जो उनकी रिलीजियस आइडेंटिटी को रिकॉग्नाइज कर रही है, उनको प्रमोट करेगी, उनके फेवर में बोलेगी, तो वो जो वोटर्स हैं उस रिलीजियस ग्रुप के जो लोग हैं वो इसी पार्टी को वोट करेंगे जो उनके फेवर में बोल रही है, जो उनकी डिमांड्स को फुलफिल कर रही है। तो इस टाइप से डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज क्या करते हैं, वो रिलीजियस ग्रुप्स को अपना टारगेट बनाते हैं, वो रिलीजन के बेस पे पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट करते हैं। Political expression of religion is not always wrong, especially when it helps in protecting minority rights and ending discrimination. अब political expression of religion यानी कि जब हम religion को politics में include कर रहे हैं, तो religion एक sensitive topic है, तो हो सकता है कि अगर हम इसे politics में add करें, politics में include करें, अगर religion को अगर हम पॉलिटिक्स में एड ऑन कर लें, पॉलिटिक्स में हम लोगों को अगर रिलीजन को हम लोग जोड़ने लगे या रिलीजियस बेसिस पे अगर हम पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट करने लगे, पॉलिटिकली पार्टिसिपेट करने लगे, तो हो सकता है कि वायलेंस हो, राइट्स यानी दंगे हो, अलग अलग रिलीजियस ग्रुप्स लड़ना शुरू कर देते हैं अपने रिलीजन के बेसिस पे। तो हो सकता है कि काफी बार ये गलत हो, रिलीजन को पॉलिटिक्स में इंक्लूड करना गलत हो सकता है, लेकिन हर बार नहीं। क्यों? क्योंकि कुछ पॉलिटिकल पार्टीज ऐसी होती हैं जो माइनॉरिटी में जो लोग हैं, जो माइनॉरिटी रिलीजन्स हैं, उनके फेवर की बात करते हैं, उनके अपलिफ्टमेंट की बात करते हैं। तो माइनॉरिटीज के जो राइट्स हैं उन्हें प्रोटेक्ट करती हैं ये पॉलिटिकल ग्रुप्स। जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो क्या करते हैं, जो माइनॉरिटी रिलीजन है उनके राइट्स की डिमांड करते हैं। और कुछ पॉलिटिकल पार्टीज ऐसी भी होती हैं जो डिस्क्रिमिनेशन खत्म करना चाहती हैं रिलीजन के बेसिस पे। जब रिलीजियस इश्यूज जो है, जो डिफरेंट रिलीजन के बीच में जो भी इश्यूज क्रिएट हो चुके हैं, जो भी इश्यूज प्रिवेल करते हैं, उन इश्यूज को खत्म करने के लिए जब पॉलिटिकल पार्टीज अपना रोल प्ले करती हैं, तब हम कह सकते हैं कि रिलीजन अगर पॉलिटिक्स में इंक्लूडेड है तो उससे हमें डरने की जरूरत नहीं है। रिलीजन को हम पॉलिटिक्स में इंक्लूड कर सकते हैं अगर कुछ लोगों का भला हो रहा है तो। कम्युनलिज्म, अब कम्युनलिज्म क्या है? इट इज द बिलीफ दैट वन रिलीजन इज सुपीरियर टू अदर्स। अब कम्युनलिज्म, इज्म आ गया ISM, यानी कि ये एक आइडिया है, आइडियोलॉजी है, थॉट है, हमारा बिलीफ है। तो कम्युनलिज्म में हम क्या मानते हैं कि हमारा जो रिलीजन है वो सुपीरियर है और दूसरों का रिलीजन हमसे इंफीरियर है। यानी जो भी पर्सन कम्युनलिस्ट होगा, जो भी पर्सन कम्युनलिज्म को फॉलो करता है, वो इंसान ऐसा सोचेगा कि मेरा रिलीजन सबसे टॉप पे है और दूसरे रिलीजन के लोग मेरे रिलीजन के आगे कुछ नहीं है। इस टाइप से जो बिलीफ है वो बन जाता है लोगों का। क्रिएट्स हेट्रेड एंड मिसट्रस्ट अमंग कम्युनिटीज। और जब ये कम्युनलिज्म की ग्रोथ होती है, जब लोग कम्युनलिज्म को फॉलो करने लगते हैं, तब एक दूसरे के टुवर्ड्स वो ट्रस्ट नहीं कर पाते, एक दूसरे पे ट्रस्ट नहीं कर पाते और एक दूसरे से नफरत करने लगते हैं। डिफरेंट रिलीजियस ग्रुप्स जो है वो एक दूसरे से नफरत करने लगते हैं, जिसकी वजह से वायलेंस होता है। डिफरेंट जो रिलीजियस ग्रुप्स हैं, फॉर एग्जांपल कोई पर्सन ए रिलीजन को बिलोंग करता है, कोई बी रिलीजन को बिलोंग करता है, ये जो दोनों रिलीजन के जो लोग हैं वो यही सोचेंगे कि मेरा रिलीजन टॉप पे है और सामने वाले का जो रिलीजन है वो मुझसे इंफीरियर है। तो इसकी वजह से ये एक दूसरे के रिलीजन के टुवर्ड्स हेट्रेड डेवलप कर लेते हैं, वो नफरत करने लगते हैं एक दूसरे के रिलीजन से और इसी की वजह से वायलेंस होता है, दंगे हमें देखने को मिलते हैं रिलीजन के बेसिस पे। रोल ऑफ डेमोक्रेसी, अब हमारी जो डेमोक्रेटिक कंट्री है, जो डेमोक्रेसी है, जो पॉलिटिक्स है, पॉलिटिकल पार्टीज कैसे इन सब इश्यूज को सॉल्व कर सकते हैं? अ डेमोक्रेटिक कंट्री शुड बी सेक्युलर, ट्रीट ऑल रिलीजन्स इक्वली एंड इंश्योर फ्रीडम ऑफ रिलीजन। अब डेमोक्रेटिक कंट्री जैसे कि हमारा जो इंडिया है, तो डेमोक्रेटिक कंट्री में हमें किन सब चीजों को फॉलो करना है? हमें सेक्युलर रहना है। सेक्युलर यानी कि सभी रिलीजन को हम इक्वल मान रहे हैं, किसी को भी सुपीरियर किसी को भी इंफीरियर नहीं मान रहे। हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, हमने उसमें सेक्युलरिज्म को अडॉप्ट किया है। इंडिया एक सेक्युलर कंट्री है जहां पे हम सभी रिलीजन्स को इक्वली ट्रीट करते हैं और लॉ के नजरिए से देखा जाए, यानी कानून के नजरिए से सारे रिलीजन इक्वल हैं।
ट्रीट ऑल रिलीजन्स इक्वली, वही सेक्युलरिज्म वाली बात हो रही है जहां पे हमें सारे रिलीजन्स को इक्वली ट्रीट करना है। एंश्योर फ्रीडम ऑफ रिलीजन, हमें फ्रीडम भी दी गई है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, हमें फ्रीडम दी गई है कि हम जिस रिलीजन को फॉलो करना चाहें उसे फॉलो कर सकते हैं, उस रिलीजन को अडॉप्ट कर सकते हैं। हम पे कोई प्रेशर नहीं होगा, कोई भी इंसान हमें प्रेशराइज नहीं कर सकता है हमारे रिलीजियस ग्रुप्स के टुवर्ड्स, हमारे रिलीजियस ग्रुप के बेसिस पे। हमें कौन सा रिलीजन फॉलो करना है वो हम पे डिपेंड करता है, कोई भी हमें प्रेशराइज नहीं करेगा कि आप इस रिलीजन के हो तो इसी को आप फॉलो कर सकते हो। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि जो सेक्युलर कंट्री है, जो डेमोक्रेटिक कंट्री है जैसे इंडिया, वहां पे हम लोगों ने इन रिलीजियस जो इश्यूज है इन्हें सॉल्व करने के लिए हम लोगों ने क्या किया है, डिफरेंट जो मेथड्स है उन्हें अपनाया है। पहली बात, इंडिया एक सेक्युलर कंट्री है जहाँ पे हम सारे रिलीजन्स को इक्वली ट्रीट करते हैं और सभी लोगों को फ्रीडम दे रखी है कि वो रिलीजन अपनी मर्जी से फॉलो कर सकते हैं, जिस रिलीजन को फॉलो करना चाहें उस रिलीजन को फॉलो कर सकते हैं लोग अपनी मर्जी से। तो आज के वीडियो में हमने डिस्कस किया कि रिलीजन जो है उसका हमें क्या रोल देखने को मिलता है पॉलिटिक्स में, और कम्युनलिज्म जिसे हम कट्टरता भी कहते हैं, जब कोई इंसान कट्टर होता है किसी रिलीजन को लेकर के, कोई भी इंसान जब अपने रिलीजन को सुपीरियर माने और दूसरे रिलीजन्स को इंफीरियर माने तो वो कम्युनलिज्म है। और इसी की वजह से हेट्रेड वाली फीलिंग और मिसट्रस्ट ये डेवलप होता है अलग अलग रिलीजियस कम्युनिटीज के बीच में, और उसके बाद वायलेंस और राइट्स क्रिएट होते हैं। तो आज के वीडियो में हमने डिस्कस किया कि रिलीजन क्या है, रिलीजन कैसे अपना रोल प्ले कर रहा है पॉलिटिक्स में, और कैसे कम्युनलिज्म जो है उसकी वजह से वायलेंस वगैरह क्रिएट होता है, और डेमोक्रेटिक कंट्री कैसी होनी चाहिए, रिलीजन को सभी रिलीजन्स को इक्वली ट्रीट करना है हमें जिससे कि वायलेंस ना हो। कम्युनलिज्म जो है उसे हमें फॉलो नहीं करना है क्योंकि कम्युनलिज्म की वजह से वायलेंस होता है। हमें क्या करना है, सेक्युलर रहना है, यानी सभी धर्मों को इक्वली ट्रीट करना है, इक्वल मानना है। तो ऐसा ही इंडिया में भी फॉलो किया जाता है और इसकी वजह से सारे रिलीजन्स साथ में रह पा रहे हैं। इंडिया में इतनी डाइवर्सिटी तभी मेंटेन हो पा रही है, हम तभी मेंटेन कर पा रहे हैं इतनी डाइवर्सिटी को क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हर एक इश्यू का जो सॉल्यूशन है वो लिख रखा है। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। और अगर आपको इस चैप्टर के डिटेल नोट्स चाहिए तो हमारी वेबसाइट studyseed.net पे विजिट करें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। स्टे क्यूरियस, स्टे कंसिस्टेंट। थैंक यू वेरी मच। हेलो एवरीवन, दिस इज जानवी एंड वेलकम टू स्टडी सीड। आज हम क्लास 10 सिविक्स चैप्टर 3 का टॉपिक 5 पढ़ेंगे, दैट इज कम्युनलिज्म। अब हमने पिछले ही टॉपिक में देखा कि कम्युनलिज्म है क्या। कम्युनलिज्म यानी कि जब हम अपने कल्चर को, अपने रिलीजन को सुपीरियर मानते हैं और दूसरे के रिलीजन को, दूसरे के धर्म को हम इंफीरियर मानते हैं तो उसे कम्युनलिज्म कहा जाता है। क्योंकि जब हमें लगता है कि हमारा ही रिलीजन बेस्ट है और दूसरे रिलीजन के टुवर्ड्स हम हेट्रेड डेवलप करते चले जाते हैं, दूसरे रिलीजन के पर्सन पे हम ट्रस्ट नहीं कर पाते, तो उसकी वजह से डिफरेंट रिलीजियस कम्युनिटीज के बीच में राइट्स या फिर वायलेंस क्रिएट हो जाता है और इसी को कम्युनलिज्म कहा जाता है। जहां पे हमारा ये मानना होता है कि हमारा ही रिलीजन सुपीरियर है, तो वो आइडियोलॉजी कम्युनलिज्म कहलाती है। अब उसी के बारे में हम आज के वीडियो में इन डिटेल डिस्कस करेंगे। कम्युनलिज्म becomes dangerous when religion is used to gain political power। अब कम्युनलिज्म जो है ये हमें पॉलिटिक्स में भी देखने को मिलता है। अब रिलीजन जो है, जब हम रिलीजन के बेसिस पे पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो ये अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी हो सकता है, यानी इसके पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंसेस भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी। तो पॉजिटिव क्या होंगे, जब हम माइनॉरिटी रिलीजन जो है उनके राइट्स की बात करें, माइनॉरिटी रिलीजन के सारे इश्यूज को सॉल्व करें, तो माइनॉरिटी रिलीजन की हम लोग ग्रोथ कर रहे हैं, उनका अपलिफ्टमेंट करवा रहे हैं, तो ये पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंस है, हम पॉजिटिवली काम कर रहे हैं माइनॉरिटी रिलीजन्स के लिए। बट अगर हम क्या करें, सिर्फ एक ही रिलीजियस कम्युनिटी के बारे में हम सोचें और उस रिलीजियस कम्युनिटी को हम लोग एक तरह से उनके फीलिंग्स को यूज करें, रिलीजियस फीलिंग्स जो है, जो उनकी स्पिरिचुअल फीलिंग्स जो है, जब हम उन स्पिरिचुअल फीलिंग्स का यूज करें वोट्स हासिल करने के लिए, सपोर्ट गेन करने के लिए, और एक रिलीजियस ग्रुप के पीपल को, एक रिलीजियस ग्रुप के लोगों को हम लोग अपनी तरफ अट्रैक्ट करें उनके रिलीजन के बेसिस पे, तो ये बात गलत है क्योंकि हम लोग पावर गेन करने के लिए, पॉलिटिकल पावर गेन करने के लिए हम उनके रिलीजियस बिलीव्स का फायदा उठा रहे हैं। तो कम्युनलिज्म इस टाइप से पॉलिटिक्स में हमें देखने को मिलता है, जब बहुत सारे कुछ ऐसे लीडर्स हैं जो क्या करते हैं,
लोगों के रिलीजियस बिलीफ्स का यूज करते हैं अपने लिए वोट्स गेन करने के लिए, अपने आपके पावर को बढ़ाने के लिए, पॉलिटिकल पावर गेन करने के लिए। जब पॉलिटिकल लीडर्स रिलीजियस कम्युनिटीज के बिलीफ्स का यूज करते हैं, उनसे रिलीजियस वे में यानी कि लोगों को उनके रिलीजन के बेसिस पे अट्रैक्ट करते हैं और उसके बाद उन लोगों से वोट हासिल करते हैं, सपोर्ट गेन करते हैं जब पॉलिटिकल लीडर। तो इस टाइप से रिलीजन हमारे पॉलिटिक्स में एंटर कर जाता है, यानी कि रिलीजन के ही बेसिस पे हम पूरी पॉलिटिक्स देख रहे हैं और यही कम्युनलिज्म जो है उसे बढ़ावा देता है। पॉलिटिकल लीडर्स में एक्सप्लॉइट रिलीजियस फीलिंग्स फॉर वोट्स एंड सपोर्ट। अब पॉलिटिकल लीडर्स क्या करते हैं, अब उन्हें क्या चाहिए, वो चाहते हैं कि मुझे वोट मिले। जीतने के लिए पॉलिटिकल लीडर्स को वोट्स चाहिए होते हैं, तो इसलिए वो क्या करते हैं, सेंसिटिव टॉपिक, यानी रिलीजन जो है वो एक सेंसिटिव टॉपिक है जिसको लेकर के काफी सारे वायलेंस, राइट्स, कन्फ्लिक्ट्स ये सब भी हो सकते हैं। तो जो पॉलिटिकल लीडर्स है वो क्या करते हैं, सेंसिटिव टॉपिक जो है, सेंसिटिव पॉइंट जो है उसे चूज करते हैं और उसके बेसिस पे लोगों का सपोर्ट गेन करने की कोशिश करते हैं। तो जब पॉलिटिकल लीडर्स सपोर्ट गेन करने के लिए यानी कि अपनी गवर्नमेंट बनाने के लिए जो भी उन्हें वोट्स चाहिए, उन वोट्स के लिए, उस सपोर्ट के लिए जब पॉलिटिकल लीडर्स रिलीजियस बिलीफ्स को हार्म पहुंचाते हैं, तो इसकी वजह से काफी सारे राइट्स यानी दंगे हो सकते हैं, डिस्प्यूट्स हो सकते हैं डिफरेंट रिलीजियस कम्युनिटीज के बीच में। तो कम्युनलिज्म जो है उसे बढ़ावा मिलता है जब हम पॉलिटिक्स में किसी एक ही रिलीजियस ग्रुप के सारे फेवर में हम रिजल्ट्स निकालने की बात करें, किसी एक ही रिलीजियस कम्युनिटी को हम बहुत ज्यादा प्रमोट करें, उन्हीं को हम लोग सबसे ज्यादा सुपीरियर मानने लगे। जब पॉलिटिकल पार्टीज ऐसा करती हैं तब कम्युनलिज्म बहुत तेजी से फैलता है और इसकी वजह से कंट्री में डिस्प्यूट्स होने के चांसेस होते हैं। फॉर्म्स ऑफ कम्युनलिज्म। अब कम्युनलिज्म हमें डिफरेंट फॉर्म्स में यानी अलग अलग लेवल पे डिफरेंट तरीके से हमें कम्युनलिज्म देखने को मिलता है। सबसे पहला एवरीडे बिलीव्स, प्रेजेंस ऑफ प्रेजुडाइजेस एंड स्टीरियोटाइप्स। एवरीडे बिलीव्स यानी कि हम लोग नॉर्मली सोसाइटी की अगर बात करें तो कभी कभार होता है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने ही रिलीजन को सुपीरियर मानते हैं और दूसरे के रिलीजन को इंफीरियर मानते हैं। क्यों? क्योंकि कुछ प्रेजुडाइजेस यानी कि कुछ स्टीरियोटाइप्स बने हुए हैं। प्रेजुडाइजेस यानी हम किसी रिलीजियस कम्युनिटी को जानने से पहले ही उनके लिए अलग ही गलत धारणा हम बना लेते हैं, गलत थॉट्स क्रिएट करने लगते हैं, तो उसे प्रेजुडाइज कहा जाएगा। और स्टीरियोटाइप यानी कि मनगढ़ंत कहानियां जो हैं, हम वहम पाल लेते हैं, हम क्या करते हैं, अफवाहें फैलाते हैं दूसरी रिलीजियस कम्युनिटीज को लेकर के, यानी कि हम दूसरे पर्सन को जाने बगैर उनके कम्युनिटी के बारे में गलत अफवाहें फैला रहे हैं, तो वो स्टीरियोटाइप्स है। तो प्रेजुडाइजेस और स्टीरियोटाइप्स की वजह से डिफरेंट रिलीजियस कम्युनिटीज जो है वो यूनाइटेड नहीं रह पाते, उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स होते रहते हैं, क्योंकि एक पर्सन जो अपने रिलीजन को सुपीरियर मानता है और दूसरे को इंफीरियर मानता है, वो दूसरे पर्सन के टुवर्ड्स नेगेटिव थॉट्स डेवलप करने लगता है और वही धीरे धीरे स्टीरियोटाइप्स बन जाते हैं। कम्युनलिज्म इन पॉलिटिक्स। अब पॉलिटिक्स में कम्युनलिज्म जो है वो कैसे फैलता है वो हमने देखा। यूज ऑफ रिलीजियस सिंबल्स एंड लीडर्स। अब पॉलिटिकल लीडर्स क्या करते हैं, जब उन्हें सपोर्ट चाहिए होता है, पॉलिटिकल पावर उन्हें गेन करनी होती है, तो पावर गेन करने के लिए पॉलिटिकल लीडर्स क्या करते हैं, किसी एक रिलीजन को अपना टारगेट बनाते हैं। अब उस रिलीजन से रिलेटेड जितने भी सिंबल्स हैं या फिर जितने भी उस रिलीजन के लीडर्स रहे हैं, तो ऐसे जो रिलीजियस लीडर्स हैं या फिर रिलीजियस सिंबल्स जो हैं उनका यूज किया जाता है लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए। जैसे कि रिलीजियस सिंबल्स में अगर हम बात करें फ्लैग्स वगैरह की, तो डिफरेंट रिलीजन जो है उनके अलग अलग कलर के फ्लैग्स होते हैं। जैसे हमें पता है मुस्लिम्स का ग्रीन कलर का फ्लैग होता है, हिंदूज का भगवा रंग का यानी कि ऑरेंज कलर का फ्लैग होता है। तो उस टाइप से डिफरेंट सिंबल्स जो है उनका यूज किया जाता है, या तो फ्लैग के तौर पे या फिर डिफरेंट जो इमेजेस जो है किसी रिलीजन से रिलेटेड, गॉड की इमेजेस हो सकती हैं, कोई भी सिंबल यूज किया जा सकता है पॉलिटिक्स में। और साथ ही साथ रिलीजियस लीडर्स जो है या फिर जो लेजेंड्स हैं, रिलीजन के जो लेजेंड्स हैं, जैसे कि जो देवी देवता है, उनका भी यूज किया जा सकता है, उनके मूर्तियों का, उनके जो इमेजेस हैं, जो सिंबल्स हैं, उनका यूज किया जा सकता है पॉलिटिकल लीडर्स के थ्रू पॉलिटिकल पावर गेन करने के लिए। तो इस टाइप से हमें पॉलिटिक्स में देखने को मिलता है कम्युनलिज्म, अपनी डेली वे लाइफ में देखने को मिलता है। अब कम्युनल वायलेंस, मोस्ट एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ कम्युनलिज्म, यानी कि जब कम्युनलिज्म बहुत ज्यादा आगे बढ़ जाता है, जब हम लोग ये मानते हैं कि हाँ हमारा ही रिलीजन सबसे टॉप पे है और दूसरे रिलीजन को हम कुछ नहीं मानते, तब जाके डिफरेंट रिलीजियस कम्युनिटीज लड़ना शुरू कर देती हैं, यानी उनके बीच में रॉइट्स शुरू हो जाते हैं। रिलीजन के बेसिस पे हमें दंगे देखने को मिलते हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स, डिस्प्यूट्स ये राइज होने लगते हैं हमारी सोसाइटी में कम्युनलिज्म की वजह
से। इफेक्ट्स ऑफ कम्युनलिज्म, अब कम्युनलिज्म की वजह से हमें क्या सब देखने को मिलता है, इसके रिजल्ट क्या निकलते हैं, डिस्ट्रॉयज सोशल हार्मनी एंड नेशनल यूनिटी। अब जब कम्युनलिज्म की ग्रोथ होती है, यानी कि जब हम लोग अपने रिलीजन को सारी इंपॉर्टेंस दे रहे हैं और दूसरे के रिलीजन की रिस्पेक्ट ही नहीं कर रहे हैं, इवन हम उसकी डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं, उनके खिलाफ हम लोग स्टीरियोटाइप्स और प्रेजुडाइजेस बना रहे हैं, तो इसकी वजह से क्या होता है, दूसरे वाले के जो रिलीजियस इंटरेस्ट हैं हम उनको हार्म कर रहे हैं, सोशल हार्मनी नहीं बनती, यानी कि हम लोग यूनाइटेड नहीं रहते, सोसाइटी में पीसफुल एनवायरनमेंट नहीं रहता, क्योंकि जब हम लोग अपने ही रिलीजन को टॉप मोस्ट प्रायोरिटी देते हैं, दूसरे के रिलीजन की डिसरिस्पेक्ट करते हैं, तो दूसरे रिलीजियस कम्युनिटीज जो है वो भी तो नाराज होंगी इस चीज से, तो वो भी प्रोटेस्ट करेंगी, वायलेंस क्रिएट होगा, जिसकी वजह से सोसाइटी में सब कुछ पीसफुली नहीं चल पाता, सोसाइटी में वायलेंस क्रिएट हो जाता है, नेशनल यूनिटी जो है वो खत्म होने को आ जाती है, यानी कि नेशनल यूनिटी। अब हमारे इंडिया की अगर हम बात करें तो हमारा इंडिया बहुत ज्यादा डाइवर्स है, यानी इंडिया में हमें बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी देखने को मिलती है, हर रिलीजन, हर कास्ट, हर रेस का इंसान इंडिया में रहता है, डिफरेंट कल्चर्स को फॉलो किया जाता है, इवन हर स्टेट का अपना एक अलग कल्चर है। तो जब हम लोग अलग अलग रिलीजियस कम्युनिटीज के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन करेंगे या डिफरेंट रिलीजियस कम्युनिटीज के इंटरेस्ट को हम हार्म करेंगे, दूसरे रिलीजन की डिसरिस्पेक्ट करेंगे, तो इसकी वजह से क्या होगा, हमारी यूनिटी को नुकसान पहुंच सकता है। यानी कि इंडिया को जाना किस लिए जाता है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी की वजह से, यानी कि इतनी ज्यादा डाइवर्सिटी होने के बाद भी हम लोग एक साथ रह रहे हैं, एक ही कंट्री के अंडर में हम लोग आते हैं। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, जब हम कम्युनलिज्म को प्रमोट करेंगे और रिलीजियस कम्युनिटीज, अलग अलग रिलीजियस कम्युनिटीज एक दूसरे के साथ लड़ेंगी, पीसफुल एनवायरनमेंट नहीं रहेगा, तो हो सकता है कि हमारी कंट्री की यूनिटी भी खतरे में आ जाए। डिफरेंट रिलीजियस कम्युनिटीज या डिफरेंट जो भी कम्युनिटीज हैं, कल्चर के जो लोग हैं, वो अपना अलग नेशन बनाने की डिमांड कर सकते हैं और इंडिया काफी सारे डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड हो सकता है, डिफरेंट कंट्रीज बन सकती हैं इंडिया से ही अलग होकर के रिलीजन के बेसिस पे। जैसे कि जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ था तब उस टाइम पीरियड पे रिलीजन के ही बेसिस पे हमें डिवीजन देखने को मिला, पाकिस्तान बना था, ईस्ट पाकिस्तान एंड वेस्ट पाकिस्तान इंडिया से अलग हो गए रिलीजन के बेसिस पे, क्योंकि उन्हें लगा था कि शायद इंडिया जब इंडिपेंडेंट हो जाएगा तो हमारे इंटरेस्ट की बात नहीं की जाएगी। तो इसी टाइप से जब हम डिफरेंट रिलीजियस कम्युनिटीज के रिलीजियस बिलीफ्स को हार्म करते हैं, रिलीजियस इंटरेस्ट को हार्म करते हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है, हमारा नेशन जो है वो यूनाइटेड नहीं रह पाएगा, हमारा नेशन डिवाइड हो जाएगा डिफरेंट पार्ट्स में। और डेमोक्रेसी हमने अडॉप्ट करी है इंडिया में, यानी कि हम लोग डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो डेमोक्रेटिक कंट्री में हमें डेमोक्रेटिक आइडियल्स को भी फॉलो करना है, हमारे पास फ्रीडम है कि हम अपनी मर्जी से कोई सा भी रिलीजन चूज कर सकते हैं और उसे फॉलो कर सकते हैं, हमारे पास ये आजादी है। और साथ ही साथ हमें सामने वाले का जो रिलीजन है उसकी भी रिस्पेक्ट करनी है, हमारा रिलीजन अगर हम फॉलो कर रहे हैं तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये हमारी चॉइस है, लेकिन सामने वाला जो है उसके पास भी तो ये फ्रीडम है कि वो अपना रिलीजन फॉलो कर सके। तो हमें एक दूसरे के जो राइट्स हैं उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, एक दूसरे के रिलीजन, एक दूसरे के कल्चर की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, यही डेमोक्रेटिक आइडियल्स हैं। यानी कि हमें डेमोक्रेटिक आइडियल्स को फॉलो करना है, हमें मोरल वैल्यूज के बेसिस पे चलना है, डेमोक्रेटिक आइडियल्स को फॉलो करना है, अगर हम चाहते हैं कि सोसाइटी में सब कुछ पीसफुली चलता रहे। तो आज की वीडियो में हमने क्या डिस्कस किया कि कम्युनलिज्म कैसे पॉलिटिक्स का पार्ट बनता जा रहा है, कैसे हमें पॉलिटिक्स में रिलीजन का रोल देखने को मिल रहा है, डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो क्या करती हैं, पॉलिटिकल पार्टीज पॉलिटिकल पावर गेन करने के लिए डिफरेंट रिलीजियस सिंबल्स का यूज करती हैं, रिलीजियस लीडर्स का यूज करती हैं वोट्स और सपोर्ट गेन करने के लिए। अब कम्युनलिज्म के भी डिफरेंट फॉर्म्स है, एक तो हमें हमारे एवरीडे बिलीफ्स में ही कम्युनलिज्म देखने को मिलता है, कम्युनलिज्म हमें पॉलिटिक्स में भी देखने को मिलता है, और लास्ट जो फॉर्म है वायलेंस, यानी कि जब कम्युनलिज्म हद से ज्यादा आगे बढ़ जाता है तब वायलेंस क्रिएट होता है, रॉइट्स होते हैं, दंगे होते हैं, और इफेक्ट्स क्या होते हैं, क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे कम्युनलिज्म के, वो सब हमने आज की वीडियो में डिस्कस किया। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। और अगर आपको इस चैप्टर के डिटेल नोट्स चाहिए तो हमारी वेबसाइट studyseed.net पे विजिट करें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। स्टे क्यूरियस, स्टे कंसिस्टेंट, थैंक यू वेरी मच। हेलो एवरीवन, दिस इज जानवी एंड वेलकम टू स्टडी सीड। आज हम क्लास 10 सिविक्स चैप्टर 3 का टॉपिक 6 पढ़ेंगे, दैट इज वेरियस फॉर्म्स व्हिच कम्युनलिज्म टेक्स इन पॉलिटिक्स। अब इसे हमने रफली देखा था पिछले टॉपिक में, कम्युनलिज्म के डिफरेंट फॉर्म्स को हमने पिछले टॉपिक में रफली पढ़ा था, आज के वीडियो में इन डिटेल डिस्कस करेंगे। तो कम्युनलिज्म के डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं, हमारी एवरीडे लाइफ में कम्युनलिज्म अलग टाइप से रोल प्ले करता है, पॉलिटिक्स में भी कम्युनलिज्म जुड़ा हुआ है, और साथ ही साथ सबसे एक्सट्रीम फॉर्म यानी कि जब कम्युनलिज्म अपने चरम सीमा पे होता है, यानी कि जब हम अपने ही रिलीजन को टॉप मोस्ट
मोस्ट प्रायोरिटी दे रहे हैं और दूसरे के रिलीजन की डिसरिस्पेक्ट करते हैं, तब जाके थर्ड फॉर्म हमें देखने को मिलता है, दैट इज कम्युनल वायलेंस। वो सब हम आज के वीडियो में इन डिटेल डिस्कस करेंगे। कम्युनलिज्म एंड एवरीडे बिलीव्स। अब कम्युनलिज्म यानी कि जब हम अपने रिलीजन को ज्यादा प्रायोरिटी दे रहे हैं, अपने रिलीजन को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, तो उसको लेकर के हमारी डेली वे लाइफ में, हमारे सोसाइटी के लेवल पे, हमारी डेली वे लाइफ में हमारे कैसे बिलीव्स बन चुके हैं डिफरेंट रिलीजियस कम्युनिटीज के। पीपल बिलीव दैट वन रिलीजन इज सुपीरियर टू अदर्स। अब कुछ लोगों का मानना ये है कि उनका रिलीजन सुपीरियर है और सामने वाले का यानी दूसरे पर्सन का जो रिलीजन है वो उनसे इंफीरियर है। तो कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि हमारा रिलीजन सबसे ज्यादा बेस्ट है, हमारा रिलीजन सुपीरियर है। इंक्लूड्स प्रेजुडाइजेस, स्टीरियोटाइप्स एंड इनटॉलरेंस। अब इसी की वजह से, इस बिलीफ के, इस मान्यता की वजह से क्या होता है, हम प्रेजुडाइजेस बनाने लगते हैं, यानी दूसरे रिलीजन के बारे में जानने से पहले ही हम उनके बारे में गलत धारणाएं बनाने लगते हैं, नेगेटिव थॉट्स डेवलप करते चले जाते हैं और वही प्रेजुडाइजेस बाद में स्टीरियोटाइप्स बन जाते हैं, यानी कि अफवाहें बन जाती हैं जिनका हम बहुत ज्यादा यूज करते हैं। एक तरह से सारे नेगेटिव थॉट्स जो हैं, जो हम किसी एक कम्युनिटी को लेकर के बना रहे हैं, वो स्टीरियोटाइप्स है। भले ही वो सच ना हो, लेकिन हम ऐसा मानते हैं, हम क्योंकि सामने वाले की डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं, सामने वाले को पसंद नहीं करते, तो ये थॉट्स हम डेवलप करते चले जाते हैं, भले ही वो सच हो या ना हो, तो उन्हें स्टीरियोटाइप्स कहा जाता है। साथ ही साथ इनटॉलरेंस देखने को मिलता है, यानी कि डिफरेंट रिलीजियस कम्युनिटीज जो है वो एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं कर पाती, साथ में मिलकर रह नहीं पाती, क्योंकि वो एक दूसरे के टुवर्ड्स हेट्रेड यानी नफरत जो है वो वाली फीलिंग डेवलप कर लेते हैं। सेकेंड फॉर्म कम्युनलिज्म इन पॉलिटिक्स। अब पॉलिटिक्स में भी हमें कम्युनलिज्म देखने को मिलता है, यानी रिलीजन को, किसी एक रिलीजन को बहुत ज्यादा प्रायोरिटी दे दी जाती है। रिलीजियस लीडर्स, सिंबल्स एंड इमोशंस आर यूज्ड टू अट्रैक्ट वोटर्स। अब काफी सारे जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, पॉलिटिकल लीडर्स जो हैं, वो क्या करते हैं, वोट गेन करने के लिए, सपोर्ट गेन करने के लिए वो रिलीजन को टारगेट बनाते हैं, किसी एक रिलीजियस कम्युनिटी को टारगेट बनाते हैं और उस रिलीजन से रिलेटेड जो भी सिंबल्स हैं, उस रिलीजन के जो रिलीजियस लीडर्स हैं, स्पिरिचुअल लीडर्स जो है, उनका यूज करते हैं एज अ सिंबल। इलेक्शंस जीतने के लिए पॉलिटिकल पार्टीज क्या करती हैं, वो सिंबल्स और लोगों के जो रिलीजियस इमोशंस हैं उनका यूज करती हैं वोट गेन करने के लिए। पॉलिटिकल पार्टीज अपील टू पीपल इन द नेम ऑफ रिलीजन। अब पॉलिटिकल पार्टीज क्या करती हैं, वो लोगों के रिलीजन का यूज करती हैं लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए। अब रिलीजन बहुत ज्यादा सेंसिटिव टॉपिक है, जब हम लोगों के रिलीजन को प्रमोट करेंगे तो जाहिर सी बात है कि सामने वाले को, जिसके रिलीजन को हम प्रमोट कर रहे हैं, जिसके रिलीजन को हम लोग सुपीरियर मान रहे हैं, जिसके रिलीजन को हम लोग बेस्ट मान रहे हैं, जिनके सिंबल्स का हम यूज कर रहे हैं, जिन लोगों के फेवर में हम बात कर रहे हैं, उन लोगों का सपोर्ट हमें मिलेगा ही मिलेगा। तो इस तरह से पॉलिटिकल पार्टीज क्या करती हैं, डिफरेंट रिलीजन्स को टारगेट बनाती हैं और रिलीजन के बेसिस पे, रिलीजियस बिलीफ्स के बेसिस पे वो लोगों को अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं, लोगों का सपोर्ट गेन करने की कोशिश करती हैं पॉलिटिकल पार्टीज। अब थर्ड और मोस्ट एक्सट्रीम फॉर्म है कम्युनल वायलेंस, मोस्ट एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ कम्युनलिज्म, यानी कि जब कम्युनलिज्म अपनी पीक पे होता है, जब हम लोग अपने ही कल्चर को, अपने ही रिलीजन को सबसे ज्यादा टॉप मोस्ट प्रायोरिटी दे रहे हैं, यानी अब हम लोग सामने वाले की जो रिलीजन है उसकी डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं। हम सामने वाले के साथ रह नहीं सकते, दूसरे रिलीजन के फॉलोअर्स के साथ रह नहीं सकते। तो जब कम्युनलिज्म इतना ज्यादा हाईएस्ट पीक पे पहुंच जाता है, तब वायलेंस क्रिएट होता है। लीड्स टू रॉइट्स, मास वायलेंस, लॉस ऑफ लाइफ। रॉइट्स यानी दंगे होते हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स, डिस्प्यूट्स राइज होते हैं। मास वायलेंस यानी मारपीट पे उतर आते हैं लोग और लाइफ भी बहुत जाती है, यानी कि डेथ होती है काफी लोगों की। ये जो वायलेंस क्रिएट हो जाता है उसकी वजह से काफी सारे लोगों की डेथ होती है। और ये सब वॉर्स या ये जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं वो सब क्यों चल रहे हैं, क्योंकि हमने अपने रिलीजन को सबसे ज्यादा बेस्ट मान लिया है, हमने अपने रिलीजन को सारी प्रायोरिटी दे दी है, अपने रिलीजन को हम सुपीरियर मान रहे हैं और सामने वाले के रिलीजन की डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं। ऐसे ही डिफरेंट कम्युनिटीज क्या करते हैं, जैसे ए रिलीजन को फॉलो करने वाले बी रिलीजन की डिसरिस्पेक्ट करेंगे और बी रिलीजन को फॉलो करने वाले ए रिलीजन की डिसरिस्पेक्ट करेंगे। तो उससे क्या होगा, ये दोनों कम्युनिटीज आपस में लड़ बैठती हैं, यानी कि आपस में इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स राइज होने लगते हैं और रॉइट्स यानी वायलेंस क्रिएट होता है, जिसमें दोनों कम्युनिटीज के लोगों की डेथ होती है। काफी ज्यादा वायलेंस क्रिएट हो जाता है सिर्फ रिलीजन के बेसिस पे। तो कम्युनलिज्म जो है उसके हमें डिफरेंट फॉर्म्स देखने को मिलते हैं। हमारी एवरीडे लाइफ में हमारे कुछ बिलीव्स बन गए हैं, हमारे प्रेजुडाइजेस, स्टीरियोटाइप्स, उन्हें हम फॉलो करते हैं। डिफरेंट रिलीजियस कम्युनिटीज के अगेंस्ट हम लोग रहते हैं और डिफरेंट रिलीजियस कम्युनिटीज के अगेंस्ट हम लोग अपनी मान्यता बना लेते हैं, नेगेटिव थॉट्स डेवलप करते चले जाते हैं। और पॉलिटिक्स में भी रिलीजन जो है उसका यूज करते हैं पॉलिटिकल लीडर्स वोट गेन करने के लिए, सपोर्ट गेन करने के लिए रिलीजन को टारगेट बनाते हैं पॉलिटिकल लीडर्स। साथ ही साथ लास्ट फॉर्म आती है कम्युनल वायलेंस, जब हम लोगों को जो कम्युनलिज्म है जब वो एकदम टॉप पे पहुंच जाता है, पीक
पीक पे पहुंच जाता है, तब हम लोगों को वायलेंस यानी राइट्स कन्फ्लिक्ट्स देखने को मिलते हैं। इम्पैक्ट ऑन डेमोक्रेसी, अब इन सब का डेमोक्रेसी पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, क्या रिजल्ट निकलता है। वीगन्स नेशनल यूनिटी एंड सोशल हार्मनी, यानी कि जब वायलेंस क्रिएट होगा तो सोसाइटी में हार्मनी यानी पीसफुल एनवायरनमेंट तो नहीं बना रहेगा। डिफरेंट रिलीजियस कम्युनिटीज आपस में लड़ रही हैं, इसका मतलब वो यूनाइटेड भी नहीं है, तो इससे नेशनल सिक्योरिटी को एक तरह से नुकसान पहुंचता है। हो सकता है कि जब डिफरेंट कम्युनिटीज जो है एक दूसरे के अगेंस्ट में हो जाए, वो अपने लिए डिफरेंट राष्ट्र यानी कि डिफरेंट नेशन की डिमांड कर सकती हैं, अलग राष्ट्र की डिमांड कर सकती हैं। तो इस वजह से नेशनल यूनिटी को हार्म पहुंचता है, यानी कि हमारा नेशन डिवाइड हो सकता है, डिवीजन हो सकता है हमारी कंट्री का, अगर ऐसे ही रिलीजियस कम्युनिटीज जो है वो एक दूसरे की तरफ हेट्रेड वाली फीलिंग डेवलप करते गए तो। थ्रेटन्स डेमोक्रेटिक वैल्यूज लाइक इक्वालिटी, फ्रीडम एंड सेक्युलरिज्म। इक्वालिटी यानी हमें सबको इक्वली ट्रीट करना है। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, अपने रिलीजन को टॉप मोस्ट प्रायोरिटी दे रहे हैं, दूसरे वाले के रिलीजन को हम डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं, यानी कि उन्हें हम इक्वली ट्रीट नहीं कर रहे। डिफरेंट कम्युनिटीज जो है वो साथ में मिलकर नहीं रह रही हैं, अपनी कम्युनिटी वाले लोगों को अलग तरह से ट्रीट किया जाता है और दूसरे रिलीजन वाले लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलता है। तो इस टाइप से क्या होता है, इक्वालिटी हमें देखने को नहीं मिल रही सोसाइटी में। फ्रीडम यानी कि अब आजादी, हम लोगों को फ्रीडम मिली हुई है, कॉन्स्टिट्यूशन में फ्रीडम टू चूज आवर रिलीजन हमें दे रखा है, यानी कि हम अपने रिलीजन को, किसी भी रिलीजन को फॉलो करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। हमें आजादी है कि हम अपनी मर्जी से किसी भी रिलीजन को अडॉप्ट करें और उसे फॉलो करें, लेकिन हमें यहाँ पे वो फ्रीडम देखने को नहीं मिल रही क्योंकि हम रिलीजन के ही बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं। तो ये फ्रीडम होने का भी कोई फायदा नहीं होगा अगर हम लोग अपना रिलीजन अपनी मर्जी से फॉलो ही नहीं कर पा रहे तो। देन सेक्युलरिज्म यानी कि सभी धर्म के लोग इक्वल हैं। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सेक्युलरिज्म जो है उसे हमने अडॉप्ट कर रखा है, यानी इंडिया एक सेक्युलर कंट्री है जहां पे अगर हम पॉलिटिक्स की बात करें या फिर जहां पे हम अगर लीगल सिस्टम की बात करें तो बिफोर द लॉ यानी कानून के नजरिए से सारे धर्म इक्वल हैं। बट सोसाइटी के लेवल पे बात की जाए तो सेक्युलरिज्म हमें देखने को नहीं मिलता। किसी एक कम्युनिटी के जो लोग हैं वो अपने आप को सुपीरियर मानने लगते हैं और दूसरे को इंफीरियर मानते हैं, यानी यही कम्युनलिज्म वाली आइडियोलॉजी की ग्रोथ होती है। और उसके बाद रिलीजियस कम्युनिटीज जो है वो हेट्रेड डेवलप करती है एक दूसरे के टुवर्ड्स और उसके बाद वायलेंस क्रिएट होता है। तो इस टाइप से कम्युनलिज्म की वजह से सोशल हार्मनी और नेशनल यूनिटी ये डैमेज होती है, जिसके बारे में हमने आज के वीडियो में डिस्कस किया। कम्युनलिज्म के डिफरेंट फॉर्म्स के बारे में हमने आज डिस्कस किया। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। और अगर आपको इस चैप्टर के डिटेल नोट्स चाहिए तो हमारी वेबसाइट studyseed.net पे विजिट करें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। स्टे क्यूरियस, स्टे कंसिस्टेंट। थैंक यू वेरी मच। हेलो एवरीवन, दिस इज जानवी एंड वेलकम टू स्टडी सीड। आज हम क्लास 10 सिविक्स चैप्टर 3 का टॉपिक 7 पढ़ेंगे, दैट इज सेक्युलर स्टेट। सेक्युलर स्टेट जानने के लिए पहले हमें ये देखना होगा कि सेक्युलरिज्म क्या है। सेक्युलरिज्म वो आइडियोलॉजी है, वो बिलीफ है जब हम सभी रिलीजन्स को इक्वली ट्रीट करते हैं, सभी रिलीजन्स को, सभी धर्मों को हम इक्वल मानते हैं, बराबर का अधिकार देते हैं, सभी रिलीजन हमारे लिए इक्वल हैं, तो वो आइडियोलॉजी सेक्युलरिज्म कहलाई जाती है। और सेक्युलरिज्म इसी आइडियोलॉजी पर बेस्ड हमारे स्टेट यानी गवर्नमेंट जो है वो काम करती है, जिसे हम सेक्युलर स्टेट कहते हैं। तो सेक्युलर स्टेट क्या है, कौन कौन से फीचर्स हैं, वो सब हम आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे। A secular state does not promote or favor any religion। हमने कम्युनलिज्म में देखा था कि हम लोग अपने ही रिलीजन को सुपीरियर मानते हैं और दूसरे के रिलीजन को इंफीरियर मानने लगते हैं, तो ये आइडियोलॉजी थी कम्युनलिज्म की। पर सेक्युलर स्टेट क्या करता है, सेक्युलरिज्म को फॉलो करता है, जहां पे हम सभी रिलीजन्स को, सभी धर्मों के लोगों को इक्वल मानते हैं, सभी रिलीजन्स को इक्वल मानते हैं। तो सेक्युलर स्टेट क्या करता है, वो किसी भी रिलीजन को ज्यादा प्रिविलेजेस नहीं देता, सभी रिलीजन्स को इक्वली ट्रीट करता है। जो सेक्युलर स्टेट है वो किसी भी रिलीजन के फेवर में नहीं होता, किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन के फेवर में बात नहीं करता। सेक्युलर स्टेट ट्रीट्स ऑल रिलीजन्स इक्वली। सेक्युलर स्टेट क्या करता है, वो सभी रिलीजन्स को इक्वली ट्रीट करता है। जो सेक्युलर गवर्नमेंट होती है हमारी, सेक्युलर कंट्री जो है, वहां पे हम लोग सभी धर्मों को इक्वली ट्रीट करते हैं, सभी रिलीजन्स हमारे लिए इक्वल माने जाते हैं बिफोर द लॉ। Religion is kept separate from the affairs of the state। अब religion यानी जो धर्म से रिलेटेड जो भी हमारे अफेयर्स हैं, सोसाइटी के लेवल पे हम जैसे भी प्रैक्टिस कर रहे हैं अपने रिलीजन को, तो वो सारे अफेयर्स हमारे स्टेट के अफेयर्स से यानी हमारे गवर्नमेंट के काम से बिल्कुल अलग रहते हैं। यानी गवर्नमेंट जब भी अपने जो भी रोल प्ले कर रही है, गवर्नमेंट जो भी काम कर रही है, उसमें वो किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन को प्रायोरिटी नहीं देती। गवर्नमेंट क्या करती है, हाँ माइनॉरिटीज के लिए, माइनॉरिटीज के फेवर में पॉलिसी
पॉलिसीज लॉज बनाती है गवर्नमेंट, लेकिन उसमें भी गवर्नमेंट किसी एक ही रिलीजन के लिए सब कुछ काम नहीं करती। गवर्नमेंट क्या करती है, जो डिसएडवांटेज पीपल है, जो माइनॉरिटीज है, उनके अपलिफ्टमेंट के लिए काम करती है, ना कि किसी के रिलीजन को ध्यान में रख के। तो रिलीजन जो है वो स्टेट से बिल्कुल ही अलग है। स्टेट जो भी अपना काम कर रही है, गवर्नमेंट जो भी अपना काम कर रही है, उसमें वो रिलीजन को कोई भी प्रायोरिटी नहीं देती। रिलीजन किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन को प्रायोरिटी या इंपॉर्टेंस नहीं देती स्टेट या गवर्नमेंट। फीचर्स ऑफ अ सेक्युलर स्टेट। अब सेक्युलर स्टेट के क्या क्या फीचर्स होते हैं, कैसे हमें देखने को मिलता है सेक्युलर स्टेट में कौन कौन से फंक्शंस परफॉर्म करता है वो स्टेट। अब इसमें हम एग्जांपल देखेंगे इंडिया का, क्योंकि इंडिया भी एक सेक्युलर स्टेट है। इंडिया में भी हम सेक्युलरिज्म को फॉलो करते हैं, सभी धर्मों को इक्वल मानते हैं बिफोर द लॉ। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स फ्रीडम टू प्रैक्टिस एंड प्रोपगेट एनी रिलीजन। अब हम लोगों को ये आजादी है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हमें ये फ्रीडम दे रखी है, यानी हमारे संविधान में लिखा हुआ है कि इंडिया में मौजूद हर एक सिटीजन के पास फ्रीडम है, आजादी है कि वो पर्सन जिस रिलीजन को चाहे अडॉप्ट कर सकता है, किसी भी रिलीजन को फॉलो कर सकता है। जो भी इंसान है, यानी हर एक पर्सन किसी भी रिलीजन को अपनी मर्जी से फॉलो कर सकता है, अपनी मर्जी से किसी भी रिलीजन को अडॉप्ट कर सकते हैं हम। तो हमारे पास फ्रीडम है कि हम किसी भी रिलीजन को फॉलो कर सकते हैं और साथ ही साथ हम उस रिलीजन को प्रोपोगेट भी कर सकते हैं, यानी कि प्रीचिंग हम कर सकते हैं, अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं, लेकिन दूसरे के धर्म की डिसरिस्पेक्ट करे बगैर। यानी कि हम दूसरे जो रिलीजन है उनकी भी रिस्पेक्ट करें और अपने भी जो रिलीजन है उसको भी हम प्रोपोगेट करें, तो ये पूरा सिस्टम सही से काम करेगा हमारी कंट्री में, हमारे सेक्युलर स्टेट में। तो हमें आजादी दी गई है कि हम लोग अपनी मर्जी से कोई भी रिलीजन को फॉलो कर सकते हैं, साथ ही साथ उस रिलीजन को प्रोपोगेट कर सकते हैं, उसका प्रचार प्रसार कर सकते हैं बिना दूसरी कम्युनिटीज को हार्म पहुंचाए। Prohibits discrimination on the basis of religion। और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ही हम लोगों के लिए ये बिल्कुल फिक्स कर दिया गया है कि हमें डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है, यानी कि हम लोगों को भेदभाव नहीं करना है रिलीजन के बेसिस पे। स्पेशली अगर स्टेट की बात की जाए, यानी गवर्नमेंट जो है वो जो भी अपने काम कर रही है उसमें वो किसी एक रिलीजन को प्रायोरिटी ना दे। गवर्नमेंट जितने भी काम कर रही है, गवर्नमेंट जितने भी अपने रोल्स प्ले कर रही है, उसमें गवर्नमेंट किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन को ज्यादा इंपॉर्टेंस ना दे। तो वो सब लिखा हुआ है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। द स्टेट हैज नो ऑफिशियल रिलीजन। अब स्टेट यानी गवर्नमेंट जो होती है, जैसे ऑफिशियल लैंग्वेज की बात करें, जो भी हमारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह होते हैं, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं, उस समय हम लोग हिंदी को एज ऑफिशियल लैंग्वेज यूज करते हैं। तो हिंदी हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज है और इंग्लिश जो है उसे भी हम ऑफिशियल लैंग्वेज के तौर पे यूज करते हैं। हालांकि इंडिया की कोई भी नेशनल लैंग्वेज नहीं है, किसी एक लैंग्वेज को हम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे हैं, लेकिन ऑफिशियल लैंग्वेज के तौर पे हम क्या करते हैं, हिंदी का यूज करते हैं। अब यहाँ पे हमें क्या देखने को मिल रहा है कि रिलीजन की अगर बात करें तो हमारे कोई भी नेशनल रिलीजन या ऑफिशियल रिलीजन नहीं है इंडिया का, यानी हम किसी भी रिलीजन को प्रायोरिटी नहीं दे रहे, किसी भी रिलीजन को सबसे टॉप पे नहीं रख रहे। फॉर एग्जांपल अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में मेजॉरिटी में जो हिंदूज हैं, अगर हम हिंदू को, हिंदुइज्म जो है उसको अगर हम लोग टॉप मोस्ट प्रायोरिटी दे दें और ऑफिशियल लैंग्वेज बना दें, तो उससे क्या होगा, जो माइनॉरिटीज हैं उन्हें डर डर के रहना पड़ेगा, उनके अंदर एक तरह से फियर जो है वो डेवलप होने लगेगा, माइनॉरिटीज के इंटरेस्ट के बारे में नहीं सोचा जाएगा। तो इसीलिए हमारा जो इंडिया है, इंडिया को सेक्युलर स्टेट क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि हमारा कोई भी ऑफिशियल रिलीजन नहीं है। हम लोग क्या कर रहे हैं, सभी धर्मों को इक्वली ट्रीट कर रहे हैं और इसीलिए स्टेट जो है वो किसी भी एक पर्टिकुलर रिलीजन को इंपॉर्टेंस नहीं देता है। डज नॉट गिव स्पेशल प्रिविलेजेस टू एनी रिलीजियस कम्युनिटी। अब स्टेट क्या करता है, वो किसी भी एक धर्म को ज्यादा प्रिविलेजेस यानी ज्यादा एडवांटेजेस नहीं देता। हालांकि अगर हम हॉलीडेज की बात करें, वेकेशंस की बात करें, तो हमें साल में हर एक रिलीजन के जो भी फेस्टिवल्स होते हैं, हर एक रिलीजन से रिलेटेड, चाहे वो क्रिसमस हो, ईद हो या फिर दिवाली हो, हर एक रिलीजन से रिलेटेड हम लोगों को छुट्टियां मिलती हैं। हर एक रिलीजन से रिलेटेड जितने भी फेस्टिवल्स हैं, हर फेस्टिवल पे हमें हॉलीडेज मिलती है गवर्नमेंट की तरफ से, सरकारी छुट्टियां होती हैं, तो वो सब हमें मिलती हैं। इससे हमें क्या पता चल रहा है, हम सभी धर्मों को इक्वली ट्रीट कर रहे हैं। सभी रिलीजन को फॉलो करने वाले जो लोग हैं उनके लिए जो सबसे बेस्ट डे होता है, उनके जो फेस्टिवल्स हैं, उन दिनों पे हम उन्हें छुट्टी दे रहे हैं सभी लोगों को। तो सभी रिलीजन के जो इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स हैं उस दिन हम यानी उस दिन गवर्नमेंट क्या करती है, हॉलीडेज प्रोवाइड करती है, वेकेशंस देती है, सरकारी छुट्टियां होती हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, सभी धर्मों को इक्वली ट्रीट कर रहे हैं, सभी फेस्टिवल्स पे हम छुट्टी दे रहे हैं, चाहे अब वो फेस्टिवल्स क्रिश्चियंस का हो, मुस्लिम्स का हो, हिंदूज का हो, हम सभी फेस्टिवल्स पे हॉलीडेज प्रोवाइड कर रहे हैं, सभी को इक्वली ट्रीट कर रहे हैं। सेक्युलरिज्म एंड डेमोक्रेसी। अब सेक्युलरिज्म, ये आइडियोलॉजी समझ में आई कि सेक्युलरिज्म में हम क्या करते हैं, सभी धर्मों को इक्वली ट्रीट कर रहे हैं। सेक्युलरिज्म और डेमोक्रेसी। अब सेक्युलरिज्म
डेमोक्रेसी, ये दोनों एक दूसरे के साथ लिंक्ड अप है। यानी डेमोक्रेटिक कंट्री में हम लोग क्या करते हैं, सेक्युलरिज्म को फॉलो करते हैं। डेमोक्रेटिक कंट्री ही सेक्युलर कंट्री होती है, क्योंकि जब तक हम सभी धर्मों को इक्वली ट्रीट नहीं करेंगे, अगर इक्वालिटी नहीं होगी तो वो कंट्री डेमोक्रेसी कहलाई नहीं जाएगी, डेमोक्रेटिक कंट्री कहलाई नहीं जाएगी। सेक्युलरिज्म इज एसेंशियल फॉर प्रोटेक्टिंग रिलीजियस माइनॉरिटीज। जब हम सेक्युलरिज्म को फॉलो कर रहे हैं, जब हम सभी धर्मों को इक्वली ट्रीट कर रहे हैं, तो जो माइनॉरिटी रिलीजन्स हैं उनको भी हम इक्वली ट्रीट कर रहे हैं, चाहे मेजॉरिटी रिलीजन का हो कोई पर्सन या माइनॉरिटी रिलीजन से बिलोंग करता हो। हम सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटीज दे रहे हैं, सभी की ग्रोथ के लिए, सभी की डेवलपमेंट के लिए गवर्नमेंट काम करती है। तो हमें सेक्युलरिज्म की मदद से क्या देखने को मिलता है कि हम रिलीजियस कम्युनिटीज जो है उनको इक्वली ट्रीट कर रहे हैं, चाहे मेजॉरिटी हो या माइनॉरिटी हो, सभी लोग साथ में रह पा रहे हैं, क्योंकि हम सेक्युलरिज्म को फॉलो कर रहे हैं, उन्हें इक्वली ट्रीट कर रहे हैं। मेंटेनिंग सोशल हार्मनी, और जब हम लोग सेक्युलरिज्म को फॉलो करते हैं यानी सभी धर्मों को इक्वल मानते हैं, तो सोसाइटी जो है उसमें हार्मनी यानी कि पीस बनी रहती है, शांति रहती है। कम्युनलिज्म में हमने देखा था कि जब हम किसी एक ही धर्म को टॉप मोस्ट प्रायोरिटी देते हैं तो वायलेंस क्रिएट होता है, क्योंकि डिफरेंट जो रिलीजन के लोग हैं, डिफरेंट रिलीजियस कम्युनिटीज जो है वो आपस में कन्फ्लिक्ट्स में आ जाती हैं, डिस्प्यूट्स हो जाते हैं, उनके बीच में डिस्प्यूट्स राइज करते हैं, जिसकी वजह से जो डिफरेंट रिलीजियस कम्युनिटीज है वो क्या करती हैं, वॉर करती हैं या एक दूसरे के साथ लड़ बैठती हैं, जिसकी वजह से काफी ज्यादा लोगों की जान भी जाती है। कम्युनलिज्म में हमने ये सब देखा था। अब सेक्युलरिज्म में क्या होगा, जब हम सभी को इक्वली ट्रीट कर रहे हैं, सभी के रिलीजन के हम रिस्पेक्ट कर रहे हैं, किसी की भी डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहे, तो सब कुछ पीसफुली चलेगा। स्ट्रेंथनिंग डेमोक्रेसी, अब हम लोग क्योंकि डेमोक्रेटिक आइडियल्स को फॉलो कर रहे हैं, तो डेमोक्रेसी जो है वो तो स्ट्रेंथन अप होगी ही। डेमोक्रेसी में मेनली इक्वालिटी, लिबर्टी एंड फ्रेटर्निटी, जो फ्रेंच रेवोल्यूशन से ये तीन आइडियाज निकल के आए, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, यही मेन आइडियल्स हैं डेमोक्रेसी के। यानी कि फ्रीडम है सभी लोगों को कि अपनी मर्जी से कोई भी रिलीजन आप फॉलो कर सकते हो। इक्वालिटी, हम सभी को इक्वली ट्रीट करें, हर एक रिलीजन के पर्सन को इक्वली ट्रीट करें। फ्रेटर्निटी यानी कि ब्रदरहुड वाली फीलिंग हो, सब लोग भाईचारा वाली फीलिंग हो सभी के अंदर, सब लोग मिलजुल के रहें, यूनाइटेड रहें, तब जाके डेमोक्रेटिक कंट्री कहलाई जाएगी। हमारी कंट्री जो है तब जाके डेमोक्रेटिक कंट्री बनती है। तो आज के वीडियो में हमने सेक्युलर स्टेट कैसे काम करता है वो सब जाना। इंडिया के एग्जांपल्स हमने देखा कि जैसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसमें हमें राइट्स दे रखे हैं, फ्रीडम दे रखी है कि हम अपनी मर्जी से कोई भी रिलीजन फॉलो कर सकते हैं और उसका प्रचार प्रसार कर सकते हैं। साथ ही साथ रिलीजन के बेसिस पे कोई भी डिस्क्रिमिनेशन यानी भेदभाव नहीं होना चाहिए, वो सब भी मेंशन किया गया है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। ये सब हमने आज के वीडियो में डिस्कस किया। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। और अगर आपको इस चैप्टर के डिटेल नोट्स चाहिए तो हमारी वेबसाइट studyseed.net पे विजिट करें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। स्टे क्यूरियस, स्टे कंसिस्टेंट। थैंक यू वेरी मच। हेलो एवरीवन, दिस इज जानवी एंड वेलकम टू स्टडी सीड। आज हम क्लास 10 सिविक्स चैप्टर 3 का टॉपिक 8 पढ़ेंगे, दैट इज कास्ट एंड पॉलिटिक्स। अभी तक हम रिलीजन देख के आए हैं कि कैसे रिलीजन जो है हमारे पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व होता जा रहा है। अब हम देखेंगे कास्ट। रिलीजन भी एक सेंसिटिव टॉपिक था, अब कास्ट जो है वो भी दूसरा हमारा एक सेंसिटिव टॉपिक है। कास्ट के बेसिस पे भी हमारी सोसाइटी में डिस्क्रिमिनेशन हमें देखने को मिलता है। बहुत पुराने टाइम से चला आ रहा है कास्ट सिस्टम। पहले फ्लेक्सिबल था, पहले वर्ण सिस्टम चला करता था और बाद में कास्ट सिस्टम आया। वर्ण सिस्टम जो था वो स्टार्टिंग के टाइम पे फ्लेक्सिबल था, जहां पे 4 कैटेगरीज हुआ करती थी, ब्राह्मणा, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र। तो ये 4 कैटेगरीज हुआ करती थी और ये सिस्टम फ्लेक्सिबल था, यानी कि शूद्र की कैटेगरी में जो इंसान है वो अगर ब्राह्मण वाले काम कर रहा है तो उसे ब्राह्मण की कैटेगरी में भी रखा जा सकता था। यानी कि पर्सन जो है, एक पर्सन जो है वो अपने बाय बर्थ अपनी कैटेगरी से बिलोंग नहीं करता था, वो क्या काम करेगा उस बेसिस पे उस पर्सन को पोजीशन दी जाती थी सोसाइटी में। सोसाइटी में उसका स्टेटस ऊंचा भी हो सकता था और गिर भी सकता था किसी भी पर्सन का। तो फ्लेक्सिबल सिस्टम था और बाद में जाकर के टाइम के साथ साथ डिफरेंट हमारी काफी सारी जाति जो है वो बनने लगी और उसके बाद एक रिजिड फॉर्म हमें देखने को मिला, दैट इज कास्ट सिस्टम, जहां पे बाय बर्थ अगर आप किसी एक कास्ट में पैदा हुए हो, कहीं पे आपका जन्म हुआ है, तो आप उसी कास्ट के कहलाए जाओगे। भले ही आप कितने भी अच्छे काम कर रहे हो, भले ही आप ब्राह्मण वाली कैटेगरी में जो इंसान है उसी के जैसे काम कर रहे हो, उसी की तरह आप रह रहे हो, लेकिन फिर भी आपको लो कास्ट का माना जाएगा। ऐसा पूरा सिस्टम हो गया एंड दैट केम टू बी नोन एज कास्ट सिस्टम। और कास्ट के बेस पे इंडिया में बहुत ज्यादा इनइक्वालिटीज देखने को मिली है कास्ट सिस्टम के बेस पे। तो अब कास्ट जो है वो कैसे हमारे पॉलिटिक्स में जुड़ता चले जा रहा है, कैसे कास्ट के बेसिस पे हमें पॉलिटिक्स देखने को मिल रही है, वो सब हम आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे। कास्ट इज अ सोशल डिवीजन बेस्ड ऑन बर्थ। अब कास्ट
फर्स्ट क्या है, हमने सोसाइटी को डिवाइड कर दिया है डिफरेंट कैटेगरीज में, यानी डिफरेंट कास्ट में हम लोगों ने सोसाइटी को डिवाइड कर दिया है। अब कुछ कास्ट ऐसी होती हैं जिन्हें हम हायर कास्ट कहते हैं, जिनका सोशल स्टेटस भी बहुत हाई होता है, और वहीं कुछ ऐसी कास्ट हैं जिन्हें हम लोअर कास्ट कहते हैं, और उन कास्ट के साथ हमेशा डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलता है। तो हमने सोसाइटी को डिवाइड कर दिया है हाई और लो कास्ट के बीच में। इट डिटरमाइंस सोशल स्टेटस एंड ऑक्यूपेशन। अब किस कास्ट का है कोई भी पर्सन, किस कास्ट से बिलोंग करता है, उसके बेसिस पे उसका सोशल स्टेटस डिफाइन किया जाता है, यानी कि सोसाइटी में उस इंसान की पोजीशन क्या होगी। अगर हायर कास्ट का है तो हाई कास्ट का इंसान जो है उसकी बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट होगी, सोसाइटी में उसकी इज्जत की जाएगी और उसे बहुत ज्यादा रिस्पेक्टेबल पर्सन माना जाएगा। और वहीं अगर कोई पर्सन लो कास्ट से बिलोंग करता है तो उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन हुआ करता था, अनटचेबिलिटी जैसी प्रैक्टिसेस हमें देखने को मिलती थी, छुआछूत वाली जो प्रैक्टिसेस है, यानी कि हम लोग उन लो कास्ट के लोगों को पहले छुआ नहीं करते थे। इस टाइप की इनइक्वालिटीज देखने को मिला करती थी, इस टाइप से डिस्क्रिमिनेशन हुआ करता था हमारी सोसाइटी में। अब अनटचेबिलिटी को लेकर के अब तो काफी कुछ गांव में देखने को मिलती है हमें आज भी अनटचेबिलिटी, इंडिया के आज भी कुछ रिमोट एरियाज में हमें अनटचेबिलिटी जैसी प्रैक्टिसेस देखने को मिलती है। बट ओवरऑल इन जनरल अगर बात की जाए तो हमने काफी हद तक ऐसी प्रैक्टिसेस को खत्म किया है इंडिपेंडेंस गेन करने के बाद से। इंडिपेंडेंट इंडिया में हमने काफी सारे लॉज पॉलिसीज बनाई, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमने अनटचेबिलिटी जो है उसे बैन कर दिया है, जिसकी वजह से काफी हद तक अब लो कास्ट के जो पीपल हैं वो भी अपलिफ्ट हो पा रहे हैं, उनके लिए भी पॉलिसीज वगैरह बनाई जा रही है, माइनॉरिटीज की अपलिफ्टमेंट के लिए काम किया जा रहा है। तो सोशल स्टेटस, अब कौन सा पर्सन किस कास्ट से बिलोंग करता है उस हिसाब से सोसाइटी में उसकी रिस्पेक्ट की जाती थी, उस टाइप से उसकी क्या पोजीशन है वो डिटरमाइन की जाती थी सोसाइटी में। देन ऑक्यूपेशन, अब अगर कोई पर्सन लो कास्ट का है तो उससे जो बहुत जैसे सर्वेंट वाले जो काम हो गए वो सब करवाए जाते थे, और हायर कास्ट वाले जो पीपल हैं वो ट्रेडिंग किया करते थे, वो बहुत अच्छे से रह रहे थे, कमर्शियल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व थे। तो इस टाइप से कौन सा पर्सन किस कास्ट का है उसके बेसिस पे उसका ऑक्यूपेशन, यानी वो क्या काम करेगा वो भी डिसाइड कर रखा था बाय बर्थ। यानी कि अगर कोई पर्सन शूद्र के घर में पैदा हुआ है तो वो क्या काम करेगा, और अगर कोई पर्सन ब्राह्मण के घर में पैदा हुआ है तो वो क्या काम करेगा। तो इस टाइप से ये वर्ण सिस्टम से अभी मैंने समझाया, बट ऐसा जाति सिस्टम में हमें देखने को मिलता है, अब वर्ण सिस्टम नहीं चलता। ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र, क्षत्रिय ये सब कैटेगरीज आज हमें देखने को नहीं मिलती, डिफरेंट जाति या डिफरेंट जो कास्ट है वो हमें देखने को मिलती है अपनी सोसाइटी में, और कौन सा पर्सन किस कास्ट से बिलोंग करता है उसके बेसिस पे उसके साथ वैसे ही ट्रीटमेंट किया जाता है, और उसी बेसिस पे उसे काम करने के लिए यानी उसी बेसिस पे उसे जॉब्स वगैरह मिलती है। कास्ट इनइक्वालिटी इन इंडिया, some castes were considered higher, others lower। अब इंडिया में कुछ कास्ट जो है उन्हें हम हायर कास्ट कहते हैं और कुछ कास्ट को हम लो कास्ट कहते हैं, और इसी के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलता है। लोअर कास्ट फेस्ड अनटचेबिलिटी, अब लोअर कास्ट के जो पीपल हैं उनके साथ छुआछूत जैसी प्रैक्टिसेस हुई हैं, यानी अनटचेबिलिटी जैसी प्रैक्टिसेस हुई हैं, इन लोगों को यानी लोअर कास्ट वाले लोगों को छुआ नहीं जाता था, और ये माना जाता था सोसाइटी में कि अगर लोअर कास्ट वाले लोगों को आपने छू लिया, हाई कास्ट वाले लोगों ने अगर लोअर कास्ट वाले पीपल को छू लिया तो उससे हम अपवित्र हो जाएंगे, और उसके बाद हमें काफी सारे रिचुअल्स करनी पड़ती थी अपने आप को पवित्र करने के लिए, सेक्रेड एक्टिविटी, सेक्रेड रिचुअल्स करने पड़ते थे। तो इस टाइप के प्रैक्टिसेस की जाती थी, अनटचेबिलिटी जैसी प्रैक्टिसेस की जाती थी। इवन लोअर कास्ट के जो शैडोज हैं उनसे भी दूर रहा जाता था, उनकी परछाई भी हम पे ना पड़ जाए, ऐसा माना जाता था सोसाइटी में। तो ये अनटचेबिलिटी जैसी प्रैक्टिसेस हुई हैं लोअर कास्ट के साथ। सोशल एक्सक्लूजन, यानी कि इन्हें सोसाइटी से एक्सक्लूड कर दिया गया, बाहर निकाल दिया गया समाज से, और इनकी कोई हेल्प नहीं करता था, इन्हें कोई जॉब्स नहीं देता था, इस टाइप की प्रैक्टिसेस हुई हैं। यानी कि इन्हें सर्वाइव करने के लिए, लोअर कास्ट वाले पीपल को सर्वाइव करने में काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स आई हैं। अर्लियर टाइम पीरियड में तो इनके साथ बहुत ज्यादा ही प्रॉब्लम्स हुआ करती थी, ये सफर करते थे हर वक्त, हर एक डायमेंशन में जो लोअर कास्ट वाला पीपल है वो सफर किया करता था सोसाइटी में। सोसाइटी में इनकी कोई रिस्पेक्ट नहीं करता था, बल्कि इन्हें बहुत बुरी तरह से ट्रीट किया जाता था। डिनायल ऑफ एजुकेशन एंड अपॉर्चुनिटीज, अब साथ ही साथ जो डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज है वो भी इन्हें नहीं मिल पाती थी, यानी कि अपना डेवलपमेंट करने के लिए लोअर कास्ट वालों को आगे बढ़ने ही नहीं दिया जाता था। इन्हें एजुकेशन प्रोवाइड नहीं करने दी जाती थी, जैसे कि जो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का आपने देखा होगा कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ये भी लो कास्ट से बिलोंग किया करते थे। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने अपनी पढ़ाई कैसे करी थी, क्लासरूम के बाहर बैठ के वो सारी चीजें सीखा करते थे, उन्हें क्लासरूम में एंट्री नहीं दी जाती थी, क्योंकि जो हाई कास्ट के बच्चे थे वो उनके साथ बैठ के नहीं पढ़ना चाहते थे। इससे उन बच्चों को भी दिक्कत हुआ करती थी, क्योंकि अनटचेबिलिटी जैसी प्रैक्टिसेस प्रिवेल कर रही थी। इस वजह से वो बच्चे भी नहीं पढ़ना चाहते थे, और उनके जो पेरेंट्स हैं वो भी नहीं चाहते थे कि हमारे बच्चों के साथ
जो लो कास्ट का बच्चा है, जो लो कास्ट का पर्सन है, वो पढ़े बैठ के। तो इसकी वजह से डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जो है उन्हें पढ़ाई में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आई। उन्होंने कैसे पढ़ाई करी, क्लासरूम के बाहर बैठ के उन्होंने सारी चीजें सुनी समझी और उस हिसाब से उन्होंने इस टाइप से अपनी एजुकेशन गेन करी। तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का बेस्ट एग्जाम्पल हमें यहाँ पे देखने को मिलता है कि कैसे जो लो कास्ट के पीपल हैं उन्हें अपॉर्चुनिटीज नहीं प्रोवाइड की जाती थी, उन्हें एजुकेशन नहीं दी जाती थी, यानी कि उन्हें बेसिक फैसिलिटीज जो है वो तक प्रोवाइड नहीं की जा रही थी लोअर कास्ट वाले पीपल को। इस टाइप से सोसाइटी में डिस्क्रिमिनेशन चला आ रहा था स्टार्टिंग से ही, और आज के टाइम पे हमें थोड़ा कम देखने को मिलता है। कास्ट हायरार्की क्रिएटेड डीप इनइक्वालिटीज। अब ये जो कास्ट हायरार्की है, यानी किसी को हमने टॉप में मान लिया है और किसी को बॉटम पे मान लिया है, तो ये जो हायरार्की हमने बनाई है, ये जो डिवीजन हमने कर दिया है, उसके बेसिस पे बहुत ज्यादा इनइक्वालिटीज प्रिवेल करती हैं हमारी सोसाइटी में, स्पेशली इंडियन सोसाइटी में। कास्ट एंड पॉलिटिक्स। अभी कास्ट जो है वो हमारे पॉलिटिक्स के साथ कैसे जुड़ता जा रहा है, जैसे हमने रिलीजन में देखा, रिलीजन के बेसिस पे जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं वो क्या करते हैं, वोट गेन करने की कोशिश करते हैं, सपोर्ट गेन करने की कोशिश करते हैं, किसी एक रिलीजियस ग्रुप को वो टारगेट बनाते हैं। वैसे ही कुछ पॉलिटिकल लीडर्स क्या करते हैं, किसी एक पर्टिकुलर कास्ट को टारगेट बनाते हैं और कास्ट ग्रुप्स जो है उसके बेसिस पे वो अपने वोट्स गेन करने की कोशिश करते हैं, यानी कि कास्ट पॉलिटिक्स खेली जाती है। ज्यादातर एक कास्ट को टारगेट बना लिया जाता है और उस कास्ट के लोगों के फेवर में बोला जाता है, उनके लिए अच्छे अच्छे उनके जो डिमांड्स हैं, उनके जो इश्यूज हैं वो रेज करी जाती हैं, उनके इश्यूज को सॉल्व करने के वादे किए जाते हैं। पॉलिटिकल लीडर्स प्रॉमिसेस करते हैं कि हम अगर इलेक्ट हो गए तो आपके जो इश्यूज हैं वो हम सॉल्व कर देंगे। तो उसके बेसिस पे जो कास्ट के डिफरेंट कास्ट के जो पीपल हैं वो क्या करते हैं, उसी पर्टिकुलर एक पार्टी को वोट करते हैं, जो उनके कास्ट के फेवर में बोल रही है उसी पार्टी को वोट करते हैं, उसी पार्टी को सपोर्ट करते हैं। वोटर्स चूज कैंडिडेट्स ऑफ देयर ओन कास्ट। वोटर्स क्या करते हैं, ज्यादातर वोटर्स जब उनके कास्ट को प्रमोट किया जा रहा है उनके फेवर में, वो अब हर कोई चाहेगा कि हमारे फेवर में रिजल्ट्स निकले, हमारा भी प्रमोशन करवाया जाए, हम लोगों को भी आगे बढ़ने के लिए अपॉर्चुनिटी दी जाए। तो वोटर्स जो है जब भी वो देखते हैं कि हाँ हमारी कास्ट को प्रमोट किया जा रहा है, तो वो अपनी ही कास्ट से जो पर्सन बिलोंग करता है, जो कैंडिडेट उन्हीं की कास्ट से बिलोंग करता है, उस कैंडिडेट को वोटर्स वोट करते हैं और उस पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करते हैं। कास्ट ग्रुप फॉर्म वोट बैंक। अब पॉलिटिकल पार्टीज जो भी किसी एक पर्टिकुलर कास्ट को, अगर कोई ए पॉलिटिकल पार्टी है वो बी कास्ट को सपोर्ट कर रही है, जो बी कास्ट है उसके फेवर में बोल रही है, जो पॉलिटिकल पार्टी है वो क्या कर रही है, इसी कास्ट के लोगों के इश्यूज को सॉल्व करने के प्रोमिसेस कर रही है, तो जो बी कास्ट ग्रुप है वहां के सभी जो मेंबर्स हैं, जो इस कास्ट को फॉलो करने वाले जो लोग हैं, वो इसी पॉलिटिकल पार्टी को वोट देंगे और ये जो कास्ट ग्रुप है ये वोट बैंक कहलाया जाएगा इस पॉलिटिकल पार्टी का। तो वोट बैंक क्या है, यानी कि वो ग्रुप जो आपको वोट्स दे रहे हैं, जो आपको सपोर्ट कर रहे हैं, उसे हम कहेंगे वोट बैंक। तो इसी टाइप से डिफरेंट कास्ट जो है वो वोट बैंक्स का काम करते हैं डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज के लिए, और पॉलिटिकल लीडर्स क्या करते हैं, किसी एक पर्टिकुलर कास्ट को टारगेट बनाते हैं और उनके इश्यूज को रेज करते हैं, उनके डिमांड्स को फुलफिल करने की कोशिश करते हैं, जिससे कि उस कास्ट के जो लोग हैं वो इन्हीं पॉलिटिकल पार्टीज को वोट दें और इन्हें सपोर्ट करें। तो इस टाइप से कास्ट जो है वो पॉलिटिक्स में जुड़ता चले जा रहा है। तो आज की वीडियो में हमने डिस्कस किया कि कैसे कास्ट जो है वो पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व होता जा रहा है, कास्ट के बेसिस पे कैसे इनइक्वालिटीज प्रिवेल करा करती थी हमारी सोसाइटी में, इंडिया में कैसा पूरा सिस्टम चल रहा था कास्ट हायरार्की की वजह से, वो सब हमने आज की वीडियो में डिस्कस किया। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। और अगर आपको इस चैप्टर के डिटेल नोट्स चाहिए तो हमारी वेबसाइट studyseed.net पे विजिट करें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। स्टे क्यूरियस, स्टे कंसिस्टेंट। थैंक यू वेरी मच। एवरीवन, दिस इज जानवी एंड वेलकम टू स्टडी सीड। आज हम क्लास 10 सिविक्स चैप्टर 3 का टॉपिक 9 पढ़ेंगे, दैट इज कास्ट एंड पॉलिटिक्स। अब हमारे पॉलिटिक्स में कास्ट सिस्टम जो है वो भी इन्वॉल्व होता जा रहा है। अब इसके नेगेटिव रोल भी प्ले करता है, कास्ट सिस्टम हमारे पॉलिटिक्स में नेगेटिव रोल भी प्ले करता है और पॉजिटिव भी। उसके बारे में हम आज के वीडियो में इन डिटेल डिस्कस करेंगे। Caste becomes political when it is used to mobilize people। अब कास्ट सिस्टम जो है वो हमारे पॉलिटिक्स में कैसे जुड़ता चले जा रहा है, क्योंकि काफी सारे पॉलिटिकल लीडर्स क्या करते हैं, कास्ट को, किसी एक पर्टिकुलर कास्ट को अपना टारगेट बनाते हैं और उस कास्ट से रिलेटेड जितने भी इश्यूज हैं उसे सॉल्व करने के प्रॉमिसेस करते हैं, किसी भी एक कास्ट को वो प्रमोट करते हैं और वही कास्ट के जो लोग हैं वो इस पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करेंगी और उन्हें वोट करेंगी। तो यानी कि लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए कास्ट का, उनकी कास्ट का यूज किया जाता है पॉलिटिकल पार्टीज के थ्रू। हाउ कास्ट इन्फ्लुएंसेस पॉलिटिक्स। अब कास्ट जो है उसे क्यों ये इंपॉर्टेंट मान रहे हैं पॉलिटिक्स में, पॉलिटिकल पार्टीज कास्ट को क्यों इन्वॉल्व कर रही हैं?
पॉलिटिकल पार्टी सिलेक्ट कैंडिडेट्स कीपिंग कास्ट कंपोजिशन इन माइंड। अब हमें पता है कास्ट जो है वो सेंसिटिव टॉपिक है। हम अगर लोगों को उनकी कास्ट के बेसिस पे अट्रैक्ट करेंगे तो हमें वोट्स मिलेंगे, अच्छा खासा सपोर्ट मिलेगा हमें लोगों का। तो उसके लिए पॉलिटिकल पार्टीज क्या करती हैं, कास्ट के बेस पे पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट करती हैं। तो पॉलिटिकल पार्टीज क्या करती हैं, वो अपने जो भी कैंडिडेट्स उतार रही हैं इलेक्शंस में, उन कैंडिडेट्स को, अब फॉर एग्जांपल अगर कोई बी कास्ट जो है, बी कास्ट ग्रुप किसी पॉलिटिकल पार्टी का टारगेट है, टारगेट ग्रुप है बी कास्ट, तो उस कास्ट का ही कैंडिडेट वो इलेक्शंस में उतारेंगे और उसके बाद उस कैंडिडेट को ही वो आगे प्रमोट करेंगे, उसी कैंडिडेट के थ्रू वो इलेक्शंस को जीतेंगे। तो जो कैंडिडेट उन्होंने अपना इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करने के लिए जो कैंडिडेट उन्होंने चूज किया है अपना, वो कैंडिडेट क्या करेगा, लोगों को अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा कास्ट के बेसिस पे। और लोग क्या करेंगे, क्योंकि ये कैंडिडेट हमारे कास्ट का है तो हम लोग इसी को वोट करेंगे। तो वोटर्स क्या करते हैं, ज्यादातर अपनी ही कास्ट वाले पर्सन को वोट करते हैं, अपने ही कास्ट वाले कैंडिडेट को चूज करते हैं। तो कैंडिडेट्स जो भी वो अपने कैंडिडेट्स उतार रहे हैं इलेक्शन में, पॉलिटिकल पार्टीज उन कैंडिडेट्स को वो उसी कास्ट का कैंडिडेट वो चूज करते हैं जिस कास्ट को उन्होंने टारगेट बना रखा है। वोटर्स ऑफन वोट फॉर देयर ओन कास्ट, और वोटर्स क्या करते हैं, वो अपनी ही कास्ट के कैंडिडेट को चूज करते हैं मेनली। अब पॉलिटिकल पार्टीज क्या कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल जो अभी हमने देखा बी कास्ट ग्रुप है, अब बी कास्ट ग्रुप का जो भी कैंडिडेट है, बी कास्ट से जो कैंडिडेट बिलोंग करता है, उसी कैंडिडेट को इलेक्शंस में उतार दिया एक पॉलिटिकल पार्टी ने। अब वोटर्स जो है मेनली, मान लो वोटर्स में कुछ वोटर्स होंगे जो बी कास्ट के होंगे, वो लोग क्या करेंगे, इसी कैंडिडेट को वोट देंगे, इसी कैंडिडेट को सपोर्ट करेंगे जो इस पॉलिटिकल पार्टी ने इलेक्शंस में उतारा है। तो क्या होगा ऐसे कि ये पॉलिटिकल पार्टी इन वोटर्स को अट्रैक्ट कर पा रही है इनके कास्ट के बेसिस पे। कास्ट ग्रुप्स फॉर्म प्रेशर ग्रुप्स टू डिमांड बेनिफिट्स। अब जो कास्ट ग्रुप्स होते हैं, डिफरेंट कास्ट जो होती है, वो क्या करती है, प्रेशर ग्रुप बन जाती है, यानी कि अपना एक ग्रुप बना लेती है, एक संगठन बना लेती है, और उसके बाद जो गवर्नमेंट है, जो पॉलिटिकल पार्टीज है, उन्हें प्रेशराइज करती है कि आप हमारे बेनिफिट्स में रिजल्ट्स निकालो, हमारे बेनिफिट्स के बारे में सोचो, हमें भी प्रिविलेजेस दो, हमें भी अपॉर्चुनिटीज मिले, इक्वली ट्रीट किया जाए। तो उसकी डिमांड्स कास्ट ग्रुप्स उठाते हैं, कास्ट ग्रुप्स अपनी डिमांड्स रेज करते हैं डेमोक्रेटिक कंट्री में। पॉजिटिव रोल ऑफ कास्ट इन पॉलिटिक्स। अब पॉलिटिक्स में कास्ट जो है वो पॉजिटिव रोल और नेगेटिव रोल दोनों रोल्स प्ले करती है। अब पॉजिटिव रोल क्या है कास्ट का, हेल्प्स बैकवर्ड एंड डिसएडवांटेज कास्ट्स टू गेन पॉलिटिकल वॉइस, डिमांड इक्वालिटी एंड जस्टिस। अब जब हम कास्ट को पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व कर रहे हैं, कास्ट के बेस पे हम पॉलिटिक्स में या इलेक्शंस में हम कंटेस्ट कर रहे हैं, इलेक्शंस में हम पार्टिसिपेट कर रहे हैं कास्ट के बेसिस पे, तो हो सकता है इसके पॉजिटिव इंपैक्ट्स क्या निकले कि कोई पॉलिटिकल पार्टी बैकवर्ड यानी लो कास्ट के लोग हो गए बैकवर्ड, और डिसएडवांटेज कास्ट जो है उनके फेवर में रिजल्ट्स निकाले। हो सकता है कि कुछ पॉलिटिकल पार्टीज जो लो कास्ट के पीपल हैं उनकी वॉइस को रेज करें, उनके इश्यूज को सच में सॉल्व करें। तो बैकवर्ड क्लासेस जो हैं, बैकवर्ड कास्ट जो है, उनके फेवर में हम रिजल्ट्स निकाल पाते हैं, उनके इश्यूज को सॉल्व कर पाते हैं अगर हम उनके कास्ट के बेसिस पे जो भी इश्यूज चले आ रहे हैं उसे हम पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व करते हैं। अगर किसी कास्ट का इंसान हमें वोट दे रहा है तो हम उसके बदले में हम उस पर्सन के जो इश्यूज हैं कास्ट से रिलेटेड उन्हें सॉल्व भी करेंगे। तो इस टाइप से जो बैकवर्ड कास्ट है उनके इश्यूज भी सॉल्व हो जाते हैं, उन्हें पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन भी मिल जाता है, यानी कि उनकी वॉइस भी सुनी जाती है, उनकी भी डिमांड्स जो है उन्हें फुलफिल किया जाता है पॉलिटिकली। और साथ ही साथ जब ये लोग पावर में आएंगे, जब लो कास्ट के लोग पावर में आएंगे तो वो क्या करेंगे, इक्वालिटी प्रमोट करेंगे, वो भी चाहेंगे कि हमारे साथ इक्वल ट्रीटमेंट हो, तो वो इक्वालिटी अच्छे से प्रमोट कर पाएंगे और जस्टिस की भी डिमांड करते हैं। ये कास्ट ग्रुप्स जो बाद में प्रेशर ग्रुप्स भी बन जाते हैं, यानी डिफरेंट कास्ट जो है वो प्रेशर ग्रुप्स बनाते हैं और उसके बाद गवर्नमेंट और पॉलिटिकल पार्टी से डिमांड करती हैं अपने राइट्स को लेकर के, अपने बेनिफिट्स को लेकर के। तो यही कास्ट ग्रुप्स क्या करते हैं, अपने इक्वालिटी और जस्टिस की डिमांड रखते हैं पॉलिटिकल पार्टीज से। नेगेटिव रोल ऑफ कास्ट इन पॉलिटिक्स। अब पॉलिटिक्स में नेगेटिव रोल कैसे प्ले करती है कास्ट, प्रमोट्स कास्टिज्म। अब कास्ट को जब हम पॉलिटिक्स में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व करते चले जाएंगे, किसी एक ही कास्ट के बारे में हम सोच रहे हैं, किसी एक ही कास्ट के सारे इश्यूज को हम सॉल्व किए जा रहे हैं, उन्हीं को प्रमोट किए जा रहे हैं, तो इससे क्या होगा,
कास्टिज्म जो है हम उसे प्रमोट कर रहे हैं, यानी किसी एक ही कास्ट के फेवर में हम सारे रिजल्ट्स ले रहे हैं, सारे आउटकम्स हमें किसी एक ही कास्ट के फेवर में देखने को मिल रहे हैं। बल्कि ओवरऑल अगर डेमोक्रेसी में देखा जाए तो क्या कहा जाता है कि हमें ऐसे फैसले लेने हैं, ऐसे डिसीजंस लेने हैं जो हर एक पर्सन, चाहे वो किसी भी कास्ट का, किसी भी रिलीजन का हो, हर एक पर्सन के लिए यूजफुल हो, हमें ऐसे डिसीजंस लेने हैं। लेकिन हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एक ही कास्ट के बेसिस पे हम एक ही कास्ट के फेवर में पॉलिसीज वगैरह बना रहे हैं, एक ही कास्ट को लेकर के हम ज्यादातर एक तरह से एक ही कास्ट के टुवर्ड्स हम लोग ज्यादा सजग हैं। डिविजन एंड हेट्रेड, और इसी की वजह से डिफरेंट जो कास्ट है, हायर कास्ट एंड लोअर कास्ट, उनके बीच में हेट्रेड यानी नफरत वाली फीलिंग दोबारा से डेवलप हो जाती है। जैसे रिलीजन के बेसिस पे डेवलप हो जाती है हेट्रेड वाली, मिसट्रस्ट वाली फीलिंग्स, उसी टाइप से कास्ट के बेसिस पे भी हमें हेट्रेड यानी नफरत देखने को मिलती है लोगों में। और डिफरेंट कास्ट के लोग जो है वो कॉन्फ्लिक्ट्स में आ जाते हैं, एक दूसरे से वो लड़ते हैं, वायलेंस क्रिएट होता है अगेन कास्ट के बेसिस पे। तो आज के वीडियो में हमने क्या देखा कि पॉलिटिक्स में जब हम कास्ट को इन्वॉल्व करते हैं तो उसके कैसे आउटकम्स निकलते हैं। पहली बात, कास्ट जो है अगर हम उसे पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व कर रहे हैं तो उसके पॉजिटिव आउटकम्स भी निकल सकते हैं, क्योंकि जब हम कास्ट के बेसिस पे, हम जो कास्ट के बेस पे जो इनइक्वालिटीज चल रही है, जब उसे खत्म करने की कोशिश करते हैं पॉलिटिकली, तो ये एक पॉजिटिव आउटकम है। यानी कि हम क्या कर रहे हैं, जो बैकवर्ड और डिसएडवांटेज पीपल है उन्हें पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं, उनकी इक्वालिटी, उनके राइट्स की डिमांड कर रहे हैं, यानी उनका हम अपलिफ्टमेंट करवा रहे हैं। तो इस टाइप से जब हम कास्ट में जो भी इश्यूज हैं उन्हें सॉल्व करते हैं तो क्या होता है, हम क्या कर रहे हैं, डिसएडवांटेज्ड जो पीपल है उन्हें अपलिफ्ट कर रहे हैं, डिसएडवांटेज पीपल के फेवर में हम बात कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, उनके राइट्स उन्हें दे रहे हैं। तो इससे क्या होगा, हम कह सकते हैं कि हम पॉजिटिव आउटकम्स देख पा रहे हैं यहाँ पे। जिन लोगों को बहुत ज्यादा सफर करना पड़ा, जो इश्यूज हैं हम उन्हें सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये पॉजिटिव आउटकम है। लेकिन कास्ट, जब बहुत ज्यादा हम किसी कास्ट को प्रायोरिटी देने लगते हैं, किसी एक ही कास्ट के बारे में हम ज्यादा सोचते रहते हैं, अगर हम पॉलिटिक्स में सारी चीजें छोड़ के, नेशनल इंटरेस्ट या जितने भी अफेयर्स है सब कुछ छोड़ के सिर्फ कास्ट के ही बेसिस पे पॉलिटिक्स लड़ने लगे, तो उससे क्या होगा, नेशनल इंटरेस्ट को भी हार्म पहुंचेगा, हमारी कंट्री जो है यूनाइटेड भी नहीं रहेगी, क्योंकि कास्ट के बेसिस पे भी हेट्रेड डेवलप होने लगेगी, हमारी सोसाइटी डिवाइड होती चली जाएगी और नेशनल यूनिटी को भी खतरा पहुंच सकता है। तो आज की वीडियो में हमने ये देखा कि कैसे पॉलिटिक्स में कास्ट सिस्टम बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होता चले जा रहा है, उसके कैसे आउटकम्स निकलते हैं। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। और अगर आपको इस चैप्टर के डिटेल नोट्स चाहिए तो हमारी वेबसाइट studyseed.net पे विजिट करें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। स्टे क्यूरियस, स्टे कंसिस्टेंट। थैंक यू वेरी मच। हेलो एवरीवन, दिस इज जानवी एंड वेलकम टू स्टडी सीड। आज हम क्लास 10 सिविक्स चैप्टर 3 का लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे, दैट इज पॉलिटिक्स एंड कास्ट। अभी हमने पिछले ही टॉपिक में पढ़ा था कास्ट एंड पॉलिटिक्स। अब पॉलिटिक्स एंड कास्ट और कास्ट एंड पॉलिटिक्स, ये दोनों में डिफरेंस क्या है? सबसे पहली बात, हमने जो पिछला टॉपिक पढ़ा था कास्ट एंड पॉलिटिक्स, वहां पे हम पॉलिटिक्स पे ज्यादा फोकस कर रहे थे कि कास्ट के थ्रू कैसे वोट्स गेन करते हैं, कैसे सपोर्ट गेन करने की कोशिश करते हैं पॉलिटिकल लीडर्स, उस पर हमने डिस्कशन किया। यानी कि पॉलिटिक्स में कैसे कास्ट जो है वो इन्वॉल्व होती जा रही है, कैसे कास्ट के बेसिस पे अब पॉलिटिक्स लड़ी जाती है, कैसे इलेक्शंस कंटेस्ट किए जाते हैं कास्ट के बेसिस पे, वो सब हमने देखा था। अब हम देखेंगे कि जब पॉलिटिक्स में कास्ट इन्वॉल्व होता ही चले जा रहा है तो कास्ट के कौन कौन से इश्यूज को किस टाइप से सॉल्व किया जा रहा है, इससे कास्ट सिस्टम में कौन कौन से चेंजेस आ रहे हैं, वो हम आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे। Politics and caste refers to the role of politics in shaping caste inequalities and relations. अब politics and caste इस टॉपिक के अंदर में हम ये पढ़ेंगे कि कैसे कास्ट के जो इनइक्वालिटीज हैं, कास्ट बेस्ड इनइक्वालिटीज हैं, वो सब कैसे चेंज होती जा रही हैं, क्या इश्यूज खत्म होते जा रहे हैं या फिर कौन कौन से नए नए इश्यूज राइज हो रहे हैं, वो सब के बारे में हम आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे। और इसी टॉपिक को नाम दिया गया है पॉलिटिक्स इन कास्ट। यहाँ पे हम कास्ट पे मेन फोकस रखेंगे और पिछले टॉपिक में कास्ट इन पॉलिटिक्स, उसमें हमने पॉलिटिक्स पे ज्यादातर डिस्कशन करी थी। हाउ पॉलिटिक्स इन्फ्लुएंस्ड कास्ट। अब कास्ट जो है उसमें पॉलिटिक्स जो है, पॉलिटिकल प्रोसेसेस जो है वो कैसे कास्ट इनइक्वालिटीज को खत्म करते हैं। पॉलिटिकल पार्टीज एड्रेस कास्ट बेस्ड इनइक्वालिटीज थ्रू पॉलिसीज एंड लॉज। अब जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं वो क्या करती हैं, कास्ट से जो जितने भी रिलेटेड इश्यूज हैं,
कास्ट से रिलेटेड जो इनइक्वालिटीज हैं, कास्ट बेस्ड इनइक्वालिटीज जो हैं, उन्हें खत्म करने की कोशिश करती हैं। पॉलिटिकल पार्टीज इनइक्वालिटीज को खत्म करने के लिए लॉज एंड पॉलिसीज बनाती हैं और बदले में उस कास्ट के जो पर्सन हैं वो पॉलिटिकल पार्टीज को वोट देते हैं, वोट बैंक का काम करते हैं। तो पॉलिटिकल पार्टीज क्या करती हैं, कास्ट बेस्ड इनइक्वालिटीज जो है उन्हें खत्म करने की कोशिश करती हैं। गवर्नमेंट पॉलिसीज प्रमोट रिजर्वेशन फॉर एससीज, एसटीज एंड ओबीसीज। अब गवर्नमेंट जो है वो क्या करती है, डिफरेंट पॉलिसीज बनाती है। जैसे कि इंडिया में हमें रिजर्वेशन पॉलिसीज देखने को मिलती है, जहां पे हमने एससीज, एसटीज और ओबीसीज यानी जो बैकवर्ड क्लासेस हैं उनके लिए हमने रिजर्वेशन दे रखी है। हमारी जो अपॉर्चुनिटीज हैं वो हमने दे रखी हैं इन ग्रुप्स को, यानी कि डिसएडवांटेज ग्रुप्स को हम लोगों ने काफी सारी अपॉर्चुनिटीज दी हैं। इनके अपलिफ्टमेंट के लिए हमने डिफरेंट पॉलिसीज, लॉज बनाए हैं, जिनमें से एक है रिजर्वेशन पॉलिसी, जहां पे इन्हें गवर्नमेंट जॉब्स में रिजर्वेशन मिल जाती है एससीज, एसटीज एंड ओबीसीज को। तो हम क्या कर रहे हैं, डिसएडवांटेज्ड ग्रुप के अपलिफ्टमेंट का काम कर रहे हैं डिफरेंट पॉलिसीज एंड लॉज बना के। तो इस टाइप से कास्ट जब पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हो जाता है तब क्या होता है, कास्ट से रिलेटेड इश्यूज जो हैं उन्हें भी सॉल्व किया जाता है, कास्ट बेस्ड इनइक्वालिटीज को खत्म करा जाता है। पॉजिटिव इफेक्ट्स ऑफ पॉलिटिक्स एंड कास्ट। अब कास्ट में जो भी ये चेंजेस आ रहे हैं वो कौन कौन से पॉजिटिव चेंजेस हैं, यानी कास्ट जो पॉलिटिक्स के साथ जुड़ती चली जा रही है तो उससे हमें कौन से पॉजिटिव आउटकम्स देखने को मिल रहे हैं। हेल्प्स इन रिड्यूसिंग कास्ट इनइक्वालिटीज। सबसे पहली बात, जब कास्ट पॉलिटिक्स के साथ जुड़ गई है तो अब क्या होगा, कास्ट से रिलेटेड जो इनइक्वालिटीज है वो खत्म करने के लिए काम करेंगे पॉलिटिकल पार्टीज और गवर्नमेंट जो है, डिफरेंट जो ग्रुप्स हैं, पॉलिटिकल ग्रुप्स जो हैं वो सब कास्ट बेस्ड इनइक्वालिटीज को खत्म करने के लिए अपना काम करेंगे, रोल प्ले करेंगे, गिविंग पॉलिटिकल वॉइस। अब जब हम लोग इन पॉलिटिकल पार्टीज को, एक तरह से ही पॉलिटिकल पार्टीज जब कास्ट के साथ जुड़ती चली जा रही हैं तो हम कह सकते हैं डिफरेंट कास्ट के लोग अब पॉलिटिकली अपनी वॉइस रेज कर सकते हैं, उन्हें पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन मिलता जा रहा है डिफरेंट कास्ट के लोगों को। Improving representation of backward classes। अब इससे क्या हो रहा है, जब हम पॉलिटिक्स में कास्ट को इन्वॉल्व कर रहे हैं इसका मतलब ये है जो बैकवर्ड और डिसएडवांटेज क्लास के लोग हैं अब वो भी पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट कर पा रहे हैं, खुद को रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं, अपने सारे इश्यूज को सॉल्व कर पा रहे हैं पॉलिटिकली। नेगेटिव इफेक्ट्स क्या देखने को मिले, जब कास्ट और पॉलिटिक्स ये दोनों जुड़ गए, यानी कि अब कास्ट पॉलिटिक्स में एंटर कर चुकी है तो उसके हमें नेगेटिव इंपैक्ट्स यानी कि नेगेटिव आउटकम्स क्या देखने को मिले। स्ट्रेंथन कास्ट आइडेंटिटीज। अब कास्ट आइडेंटिटीज स्ट्रेंथन अप होती जा रही है, यानी किसी एक ही कास्ट के इश्यूज हम सॉल्व करते जा रहे हैं तो उससे क्या होगा, एक इम्बैलेंस क्रिएट हो जाएगा। फॉर एग्जांपल हम सीसॉ के एग्जांपल से देखें तो मान लो कोई एक जो कास्ट है वो नीचे थी, लोअर कास्ट थी और हायर कास्ट, इनकी सोसाइटी में जो पोजीशन है वो अलग होती थी, सोशल स्टेटस अलग होता था, लोअर कास्ट को लो माना जाता था, डिसरिस्पेक्ट की जाती थी उनकी, और हायर कास्ट जो है उनकी बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट होती थी। अब जब हम लोअर कास्ट के हम अपलिफ्टमेंट की बात कर रहे हैं, इन्हें अपलिफ्ट करते जा रहे हैं तो एक टाइम ऐसा आएगा कि इनकी जो आइडेंटिटी है ये बहुत ज्यादा ग्रो अप कर चुकी होगी और जो हायर कास्ट, जिसे हम एक बार कह रहे थे एक टाइम पे हायर कास्ट की जो वैल्यू थी वो बहुत ज्यादा डाउन में गिर जाएगी, तो हम बैलेंस क्रिएट नहीं कर पाएंगे। हम एक ही कास्ट के अपलिफ्टमेंट के लिए काम करेंगे तो दूसरी कास्ट डाउनफॉल में चली जाएगी, उनके इंटरेस्ट की बात भी हमें रखनी पड़ेगी, उनकी भी डिमांड्स हमें फुलफिल करनी पड़ेगी। अगर हमें बैलेंस में लेकर चलना है तो हमें लो कास्ट और हाई कास्ट दोनों को हम लोगों को इक्वल अपॉर्चुनिटीज देनी है, इक्वल लेवल पे लाना है। तो हम क्या करेंगे, अगर कास्ट आइडेंटिटीज पे पॉलिटिक्स लड़ेंगे तो उससे किसी एक कास्ट को बेनिफिट मिलेगा और दूसरी कास्ट का नुकसान भी होगा। तो हमें क्या करना है, ऐसे डिसीजंस लेने हैं जिससे दोनों कास्ट वालों को फायदा हो। इंक्रीज कास्ट बेस्ड कंपटीशन। अब कास्ट बेस्ड कंपटीशन बढ़ जाएगा, यानी डिफरेंट कास्ट जो है उनके बीच में कंपटीशन बढ़ जाएगा। अब कास्ट के बेस पे कंपटीशन बढ़ जाएगा, डिफरेंट कास्ट जो है वो एक दूसरे के साथ compete नहीं कर पाएंगे, कुछ कास्ट जो है वो पीछे रह जाएंगे, कुछ आगे निकल जाएंगे, तो ये कंपटीशन बढ़ता जा रहा है हर एक फील्ड में। क्रिएट डिविजन्स इन सोसाइटी, और इसी की वजह से सोसाइटी डिवाइड भी हो सकती है, सोसाइटी का डिवीजन हो सकता है, यानी कि हमें यूनिटी देखने को नहीं मिलेगी सोसाइटी में। जब कास्ट पॉलिटिक्स चल रही है तो उसमें क्या होगा, किसी एक कास्ट को ही सारे बेनिफिट्स मिलेंगे जिसकी वजह से सोसाइटी में एक इम्बैलेंस क्रिएट हो जाएगा और डिफरेंट कास्ट जो है उनके बीच में मिसट्रस्ट डेवलप हो जाएगा, हेट्रेड डेवलप हो जाएगा। तो आज के लास्ट टॉपिक में हमने क्या डिस्कस किया कि कैसे पॉलिटिक्स में कास्ट से रिलेटेड इश्यूज जो है उन्हें हम सॉल्व करते हैं, इनइक्वालिटीज को खत्म करने की कोशिश करते हैं लॉज एंड पॉलिसीज के थ्रू, वो सब हमने डिस्कस किया। हमने एग्जांपल भी देखा कि गवर्नमेंट जो है उसने कौन सी पॉलिसी बनाई है,
रिजर्वेशन पॉलिसी जो हमने प्रोवाइड करी है एससीज, एसटीज एंड ओबीसीज को, तो इस टाइप से हम क्या कर रहे हैं, डिसएडवांटेज पीपल के अपलिफ्टमेंट के लिए काम कर रहे हैं, डिसएडवांटेज ग्रुप्स को अपलिफ्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, उनके फेवर में हम आउटकम्स निकालते हैं, उनके फेवर में पॉलिसीज एंड लॉज बनाते हैं, जिससे कि वो लोग भी अपॉर्चुनिटीज का फायदा उठा सकें, उन्हें भी बेनिफिट्स मिल सकें, वो भी ग्रो कर पाए। इसके पॉजिटिव इफेक्ट्स क्या है, नेगेटिव इफेक्ट्स क्या है, ये सब हमने आज के वीडियो में डिस्कस किया। इस पूरे चैप्टर में हमने देखा कि कैसे रिलीजन, कास्ट और जेंडर, ये तीन जो सेंसिटिव टॉपिक्स हैं उसके बारे में हमने पढ़ा। जेंडर जो है उसके बेसिस पे बहुत ज्यादा इनइक्वालिटीज प्रिवेल करती थी सोसाइटी में। अब जेंडर जो है वो कैसे पॉलिटिक्स में अपना रोल प्ले कर रहा है, कैसे विमेन जो है उनके अपलिफ्टमेंट के लिए हमने काम किया, विमेन को भी हमने पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन दिया, 33% सीट्स रिजर्व करने की डिमांड चल रही है पार्लियामेंट में, लोकसभा एंड स्टेट असेंबलीज में, और वहीं पे हमने 1/3 सीट्स पहले से ही रिजर्व करके दे दी है वुमेन को लोकल गवर्नमेंट के लेवल पे। तो इस टाइप से हमने क्या किया है, जेंडर के बेसिस पे जो इनइक्वालिटीज प्रिवेल कर रही थी उसे खत्म करने की कोशिश करी। अब रिलीजन जो है वो भी पॉलिटिक्स में जुड़ता चले जा रहा है, रिलीजन के बेसिस पे भी पॉलिटिक्स लड़ी जाती है, किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन को अपना टारगेट बनाते हैं पॉलिटिकल लीडर्स, उनके रिलीजियस बिलीफ्स जो हैं उनके बेसिस पे जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं वो लोगों को अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं, लोगों का सपोर्ट पाने की कोशिश करते हैं। ऐसे ही हमने कास्ट सिस्टम में देखा कि कैसे कास्ट के बेसिस पे इनइक्वालिटीज प्रिवेल किया करती थी। अब कास्ट सिस्टम में भी एक अपॉर्चुनिटी ढूंढी पॉलिटिकल लीडर्स ने, वो जो कास्ट, जिन कास्ट के साथ गलत ट्रीटमेंट हुआ है उन कास्ट के अपलिफ्टमेंट को लेकर के, या फिर डिफरेंट कास्ट जो है, सिर्फ लो कास्ट नहीं हायर कास्ट जो है, सभी कास्ट के बेसिस पे हमें पॉलिटिक्स देखने को मिलती है। डिफरेंट कास्ट के बेसिस पे डिफरेंट कास्ट को टारगेट बनाते हैं पॉलिटिकल लीडर्स और उस बेसिस पे पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट करते हैं। ये सब हमने इस पूरे चैप्टर में पढ़ा। तीन जो मेजर हमारे टॉपिक्स थे वो हमने कवर करे, जेंडर, कास्ट, रिलीजन, ये कैसे हमारे पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व होते जा रहे हैं वो सब हमने इस चैप्टर में देखा। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। और अगर आपको इस चैप्टर के डिटेल नोट्स चाहिए तो हमारी वेबसाइट studyseed.net पे विजिट करें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। स्टे क्यूरियस, स्टे कंसिस्टेंट। थैंक यू वेरी मच।